या हो चुका होगा। लेकिन अक्सर ये होता है कि आपने कोई काम जो करना होता है, जिसके लिए आप एक दिन का इंतजार कर रहे होते हैं, एक सुबह का इंतजार कर रहे होते हैं, एक मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं, और जब वो वक्त आता है तो आप फिर मजीद डिले कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आज का काम कल पर मत डालो। बस कर दें आपका सबसे I'm मेरे not hitting दिमाग you, पर ये bro. बात लगी है आपने इनडायरेक्टली। मैंने अच्छा मैं बताती हूँ, मैंने एक स्कॉलरशिप है उसके लिए मैंने अप्लाई करना था। सो आप प्लीज कंटिन्यू। 1 अप्रैल से आई जी, एम जी। ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं उसको सिर्फ लॉग इन एंड व्हाट हैव यू ट्राइड सो फार? मतलब मैं प्लान कर रही हूँ, आई एम प्लानिंग, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सोच डेली रही लैपटॉप हूँ। खोलूँ, और लेकिन आज मैंने आपको बताया मैं उसका लॉगिन मैं करके ही आई दम विश मैं लूंगी। आपको ऑडियो नोट यहाँ प्ले कर सकता। कल जो आपने मुझे कहा ना, और अच्छा मैं ऑडियो सुन रहा हूँ साथ साथ ना, मुझे लग रहा है जैसे अप्लाई कर दिया है ना, एंड पे आता है आज करूंगी, और रात गुजर गई। तो 15 दिन नहीं पड़े किया। हुए 30th को है यही तो मसला है deadline, हमारे हाँ, यहाँ। देखें तो हम डेडलाइन का वेट कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे इसको रिलेट कर रहे होंगे। आपका जो प्रोजेक्ट होता है, जो प्रेजेंटेशन होती है, फॉर दैट मैटर जो भी काम होता है, हम उसके लिए बिल्कुल लास्ट मोमेंट का वेट करते हैं कि हम आखिरी दिन अच्छा, सबमिट और कर फिर देंगे। इसी वजह से Why? देखें वो ये भी होता है कि फिर आप उस तरीके से फिल भी नहीं कर पाते एप्लीकेशन। और आपको पता है मेरे साथ तो बहुत मर्तबा ऐसे हो जी। चुका है कि जल्दी जल्दी में फिर कुछ भी लिख दे देते, और जितनी रिजेक्शंस मैंने फेस की शायद ही किसी ने फेस मेरिट पे हुई है। मेरिट पे मैंने फेस की। और लिटरली जब मेरे लास्ट स्कॉलरशिप मेरी नहीं हुई ना, आप माशाल्लाह उसके लिए आप इंटरव्यू तक जी, पहुंच जी। गए थे, एंड इट वाज एन अचीवमेंट, बिकॉज इंटरव्यू तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात थी उस पूरे प्रोसेस में। मैं नाम नहीं लूंगी उसकी स्कॉलरशिप के पे, क्योंकि अगली दफा फिर क्योंकि अप्लाई हम उस करें पे जरा हम जरा हाँ महसूस कर चुके हैं थोड़ा सो सा। नहीं, लेकिन आपका तो इंटरव्यू तक था हाँ। ना। मैं दोनों दफा इंटरव्यू तक भी क्वालिफाई नहीं करी, मेरी एप्लीकेशन पहले रिजेक्ट, क्योंकि मैं आखिरी दिन फिल करती थी। लाइक मैं रात को शुरू करती थी और सुबह तक मैं एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन जिसके लिए 2, 2.5, 3 महीने दिए गए होते हैं कि आपने 3 महीने लगा के उसको फिल करना है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ रीजन कि उसके लिए इतना टाइम दिया हुआ होता है। लेकिन जब मैंने फिल कर ली और मैंने जब सबमिट करवा दी, तो मैंने शोएब को आगे सबसे पहली बात ये की, मैंने कहा मैं नहीं सिलेक्ट होंगी। और मैंने कहा अगर मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ ना, तो इसका मतलब कोई दाल में कुछ काला है, क्योंकि मेरे जैसी बुरी एप्लीकेशन किसी ने फिल नहीं की होगी। और अगर मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ इंटरव्यू के लिए, तो इसका मतलब यही है कि मतलब मेरिट फिर आप समझ लें कि क्या हालांकि होता उसका है। मसला आपके टैलेंट से ज़्यादा नहीं था। वो मसला सिर्फ ये था कि आपने सही तरह से प्रेजेंट मैं नहीं किया प्रेजेंट हुआ नहीं था कर अपने सकी ना, आप मैं को। यही बात बता रही हूँ ना कि जब आप हाँ। 3 महीने की चीज एक रात में कुछ Yes. घंटों में करके 4-5 घंटों में काम उसको फिल खराब हो करते हो, जाएगा। काम तो खराब होगा। लेकिन नहीं, मैं इंशाल्लाह आज मैं ये मोटिवेशन ले रही हूँ कि मैंने आज जाकर अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर ली है। आज लॉग इन हो जाएगा। आज लॉग इन हो जाएगा, तो फिर आपको पासवर्ड दे देंगे, आप एप्लीकेशन फिल करा देना या कर देना तो मैं उसको सबमिट कर दूंगी। तुम कर तो दो, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, नहीं, इनिशिएट करो, ये बड़ा जरूरी है। मुझे मोटिवेट करते रहो इसी तरह से, और आई डू। मुझे हाँ। पता था कि अगर ये रोज मेरे से ना पूछ रहा होता ना, लिटरली मैंने स्कॉलरशिप के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं अभी सोच भी रही थी, क्योंकि मैं इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसे गवा देती हूँ। अब ये आज का टॉपिक हम सोच रहे थे कि हम जरूर इस बारे में बात करें कि मोटिवेशन कितनी जरूरी है, और आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग कितने जरूरी है जो कि आपको मोटिवेटेड रखें। और जो काम करना है ना उसको करें। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ सबीन, क्योंकि देखें जिस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप की आप बात कर रही हैं, आई रिमेंबर जिस वक्त मैं इस एज ब्रैकेट में फॉल करता था, जो कि ज़रा उसकी स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, तो उस वक्त मुझे बड़ा कहा गया कि 1 घंटे में कर दें आप इसको फिल, क्योंकि आप क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। तो मैं समहाउ नहीं कर पाया था। तो मैं आज तक उस पर पछताता हूँ कि मैंने वो क्यों नहीं किया था। एंड आई डोंट वांट यू टू फील द सेम। आपकी अभी ज़रा आप उस एज ब्रैकेट में हैं, आप क्राइटेरिया मीट कर रही हैं, एंड यू शुड अप्लाई, यू शुड गो, यू शुड एक्सप्लोर बढ़ता है। सो जो मैंने फेस किया, मैं नहीं चाहता कि आप फेस करें। फॉर दैट मैटर हम सबको ये बात करना चाहते हैं कि मुझे एक क्राइटेरिया होता है कि आप उस पर पूरे उतर रहे होते हैं, तो प्लीज़ उस वक्त उसको अवेल किया करें। बाद में फिर आप सोचते रह जाते हैं कि ओहो मैंने ये क्यों नहीं किया। तो हर काम का जो वक्त है उस वक्त पर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इट्स नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप जिस पे आपने अप्लाई करना, अदरवाइज भी मकसद सोचता है अच्छा मैं कल से, फॉर एग्जांपल आप सोच रहे होते हैं आज का डिजिटल का दौर है कि अच्छा मैं कल से वीडियोस बनाना शुरू करूंगा या शुरू करूंगी, लेकिन होता ये है कि आप बहाने तलाश कर रहे होते हैं। वो तो अब ऑडियंस को भी रट चुका है कि आपका बहाना क्या है? आए श्वेब, अभी अब आज का बहाना ये है कि हाँ। नहीं, आज मुझे माइक आपकी वजह से सब हो रहा था। इन्होंने माइक मुझे मिल माइक गया? नहीं दिया, मेरा माइक माइक लेके मिल बैठे गया? हुए थे ये। नहीं, मेरा माइक लेके बैठे हुए थे इतने टाइम से। मैंने ऑन एयर उस दिन बोला, मैंने कहा मेरा माइक मुझे दे दो, मैं अपना काम शुरू करूं। अब मुझे माइक मिला है। मिस आई हैव अ क्वेश्चन। जिन दिनों माइक आपके पास था, आपने उन दिनों में क्या किया?
उस टाइम पर मैं और क्या इशू था उस टाइम पे? मैं रमजान की रिकॉर्डिंग्स उन चीजों में बिजी थी शोएब। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सो लाइक बहुत सारी चीजें चल रही थी ना, तो इस वजह से आई वाज बिजी बैक देन, बट नाउ आई एम फ्री तो आई कैन यू नो फोकस ऑन माय डिजिटल थिंग, सो Oh my God, busy then and free now. I mean, what a life. तो प्लीज ऐसे ना किया करें, जो काम जब का होता है वहाँ किया करें। Anyways, ये हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके साथ अपने सेगमेंट शेयर करेंगे। बहुत मजा आपको आने वाला है क्योंकि बहुत जबरदस्त मेहमान और उनका काम आपके सामने रखेंगे। Stay with us. This is Rising Pakistan. हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट कर रहा हूँ, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle. मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? what टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिल्स, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। दम 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 दमादम बन जा नंबर 1। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हमारा सेगमेंट आर्ट एंड द आर्टिस्ट, और इसमें आज मेरे और सबीन के आसपास जो आप इस वक्त खूबसूरत और बहुत डिफरेंट बहुत यूनिक आर्ट देख रहे हैं, इकेबाना आर्ट। आज हम इससे मुतालिक बात भी करेंगे, इसको एक्सप्लोर भी करेंगे। समथिंग न्यू, समथिंग कुछ डिफरेंट, different है। समथिंग रिफ्रेशिंग, आई वुड से दैट। और बहुत ही एक्सप्रेसिव किस्म का भी है ये। इट्स वेरी नाइस। तो आज हम जिन्होंने ये इस पर काम किया है पाकिस्तान में जिस तरह से लेकर चल रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। कितना मुश्किल है ये भी जरा जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बड़ा यूनिक सा आइडिया है। It's a Japanese art. एग्जैक्टली, तो पाकिस्तान में इसका कितना ट्रेंड है, लोग कितना इसको फॉलो कर रहे हैं और कितना यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया जाता कितना है, समझा जाता है इसको अबव ऑल। और इसमें नॉट जस्ट इकेबाना, हम फ्लोरल डिज़ाइनर की बात भी करेंगे बिकॉज ज़रा वो करती हैं उससे मुतालिक काम। मॉन्यूमेंट डिज़ाइनर हैं, रंगों से प्यार है, जिस तरह से वो उस पर काम करती हैं माशाल्लाह से। और 1992 मतलब माशाल्लाह कई दहाइयों से इस पर काम करी हैं। फ्लोरल डिज़ाइनिंग का उन्होंने आगाज़ किया 2009 के बाद से। वो चाहे रीजनल लेवल हो, वो नेशनल लेवल हो, वो इंटरनेशनल लेवल हो, वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशंस दे चुकी हैं, ट्रेनिंग्स दे चुकी हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करा चुकी हैं, सीख भी रही हैं और सिखा भी रही हैं। ज़रा सीखने सिखाने का अमल जारी रहता है। और जो उनकी तख्लीकी खिदमात हैं, जो उनकी क्रिएटिविटी है, जिनका काम है, जिनका पैशन है, इस पर मुतादिद अवार्ड्स उनको माशाल्लाह मिले हैं, जिसमें 2022 का गवर्नर अवार्ड है, 2021 का सदकान प्राइवेट ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड है, और आउटस्टैंडिंग वुमेन लीडरशिप अवार्ड 2024 जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको दिया था। इसके साथ साथ वुमेन स्टार ऑफ द ईयर वुमेंस डे पे इन लाहौर उनको इस अवार्ड से नवाजा गया। नॉट जस्ट दीज अवार्ड्स, देयर इज अ लिस्ट एक्चुअली। तो हमने सोचा कि थोड़े से आपकी अवार्ड्स मुलाकात आपके करवाते सामने जी। रखें। शाइस्ता Absolutely. खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये बड़ी एक यूनिक सा एक आर्ट है जो different. डिफरेंट सा है। रेजिन आर्ट के बारे में हम बात करते हैं, ओवरऑल डिफरेंट आर्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इकेबाना इकेबाना, इकेबाना Yes. आर्ट ये क्या है? इकेबाना इज़ अ जापानीज़ फ्लावर अरेंजिंग टेक्निक, और इसके अंदर जो सबसे मज़े की चीज़ है वो ये है कि इसके वैसे तो 3000 स्कूल्स हैं, Okay. जिसमें से 3-4 पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा पॉपुलर जा रहे Okay. हैं। और उन सब में जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो सुगेट्सु इज़ द मोस्ट मॉडर्न स्कूल ऑफ इकेबाना। और ये 3000 स्कूल्स पाकिस्तान में है? नहीं पाकिस्तान में 3-4 ही हैं, 3-4 ही हैं। लेकिन ओवरऑल इन द वर्ल्ड Okay. इकेबाना के। ठीक है। अब उसमें से 1927
में सुगेट्सु स्टार्ट हुआ था। अभी हम उसके 100 ईयर सेलिब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के भी ये सेशन बात एक है, तरह हाँ, 100 साल से होने इट्स अ वाले पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ 100 इयर्स ऑफ सुगेट्सु। तो उसमें जो सबसे मज़े की चीज़ है वो ये कि यू कैन क्रिएट एनीथिंग एनीवेयर विद एनी मटेरियल। इसका इतनी लिबर्टी है। अब आप देखें यहाँ पे आपको ये मूली नज़र आ रही है। जी जी बिल्कुल। कहीं भी आपको पत्ते, फूल, शाखें, चीज़ें वो तो हैं। ये रियल है? जी ये रियल है। कहाँ से आई है ये? ये मैं अपनी फ्रेंड की तरफ थी तो उसके फार्म हाउस पे लगी हुई थी। ओके। अच्छा। तो उधर से फिर मुझे ये इंस्पिरेशन मिली। मतलब आप कोई भी चीज़ कहीं से भी कुछ भी आप इंस्पायर हो के यू कैन क्रिएट थिंग्स। यानी इसमें आप किसी भी अब ये एज इट इज़ आप सोचें ये बिल्कुल फ्रेश है, कल निकालिए। ओके। और इसका इतना मुझे मज़े के कर्व्स लगे और इसकी ब्यूटीफुल। वो अच्छा देखिए अल्लाह कुदरती की आर्ट है तरफ ना से, वो। yes। हाँ, वो कुदरती और आर्ट जिस- है खाना ना। चाहते हैं? नहीं नहीं भारी होगी भारी होगी आई एम श्योर। मैं खाने की बात करूँ, अच्छा खाने की बात नहीं अच्छा कर और मुझे डर ये भी है जब वो सेटिंग हो रही थी ना तो यू आर वेरी पर्टिकुलर उसके एंगल को लेकर। तो मैं और सबीन तो कतई हाथ नहीं लगाएंगे खराब ना हो जाए। हम आपके आर्ट को खराब नहीं करेंगे। लेकिन ये बताएं कि क्या इसमें ये मैंडेटरी होता है कि मटेरियल जो मर्जी हो लेकिन फूल होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी Okay. नहीं। आप ये सोचो कि कई ऐसी हैं जिसमें हम खाली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ भी डिज़ाइन बना लेते हैं। सम टाइम खाली फोलिएज होता है और सम टाइम सारा आपका आर्टिफिशियल मटेरियल, लाइक आपने प्लास्टिक यूज़ कर लिया, नॉन प्लांट मटेरियल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। Okay. आपके घरों में कोई खूबसूरत सा डिनर सेट है जिस पे कोई मज़े के कोई एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइनिंग है, कलर्स हैं, कोई ब्राइट कलर्स हैं, कुछ है, यू कैन यूज़ दैट प्लेट Okay. और उसके साथ कोई एक आध सब्जी, फल, कुछ लगा दिया, कोई टहनी लगा दी। तो तो देखिए ये क्रिएटिविटी है ना, जो Creativity आपके है। दिमाग में चल रहा है आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया। और असल चीज़ ये है कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ थेरेपी। और इसको अभी मैंने रिसेंटली लाहौर में इंट्रोड्यूस करवाया है, हीलिंग थ्रू आर्ट। Okay. सो आई एम हीलिंग पीपल थ्रू माई आर्ट। वेरी नाइस। अब इसमें इट्स माइंडफुलनेस है। अब देखें हर एक को टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी होता है। बिल्कुल ऐसे ही इट्स है। वेरी कॉमन। और Common हो ख़ास गया तौर है। पे मुझे तो लगता है यंग जनरेशन में ज़्यादा ही ज़्यादा है। है, सही बात है। जो हम लोगों की एज ग्रुप के लोग हैं वो लोग फिर थोड़े से डीट होते थे। अब तो बहुत सेंसिटिव मेरा ख्याल है हमें यूथ वो है। एक्चुअली Awareness भी नहीं थी ना। स्पेस भी नहीं दी जाती थी ना कि आप एक्सप्रेस कर सकें। नहीं, तो अभी अब एक्चुअली express करने का कंपटीशन मौका इतना है। ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है उनका भी इतना ज़्यादा शायद कसूर नहीं है क्योंकि वो इतना कुछ उनको मिल रहा है कि वो कई चीज़ें आप एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते। सही बात है। सो यू हैव सम इश्यूज। अब ये जो चीज़ है ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कोई टेक्निकली सीखने के हिसाब से, यू कैन यूज़ इट एज अ थेरेपी इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिसिन, या आप जा रहे हैं कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। क्योंकि होता ये है जितने भी ये इश्यूज होते हैं, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन आप इस चीज़ पे एग्री करेंगे हमारे अंदर इतना कुछ प्लस माइनस चल रहा होता है, समटाइम्स अगले को पता भी नहीं होता और हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ प्लस माइनस चल रहा होता है। अब वो हमें वेंट आउट करना होता है। अब या तो यू हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, सिंसियर फ्रेंड, जिसके साथ आप खुल के हर बात करें, आप निकालें अंदर से जो कुछ आपके दिमागों में या दिल में फंसा हुआ है, या फिर आप इस आर्ट के थ्रू करें। यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू दिस आर्ट। अब समटाइम्स इफ़ आई एम डिप्रेस तो मेरे डिज़ाइंस के अंदर आपको डिप्रेशन नज़र आएगा। अगर मैं हैप्पी हूँ तो वो एक फेस्टिविटी और वो चीज़ नज़र आएगी। सो कलर सिलेक्शन, मटेरियल, चीज़ें, Colour इट्स अ combination हम देख रहे हैं। कंप्लीट थेरेपी। अच्छा, Therapy. आपके पास भी एक आर्ट पीस है, हम चाहेंगे उसको भी जरा इलैबोरेट कीजिएगा। जी। ये जी मैंने वैसे ये पॉट जो है शो मार देती हूँ, ये मैंने खुद ही बनाया हुआ है। ओह वाओ। सो आई हैव डन सम पॉटरी एज वेल। Wow. तो मुझे ये होता था अपनी मर्जी की कुछ अनयूजुअल चीज़ अपनी मिले, मर्जी की शेप दे दी आपने शेप्स ना। हों। ये जो आपके पास जो ब्लू वाला भी कंटेनर है ये भी मेरा अपना क्रिएटेड है। सो मैंने बाकायदा वर्कशॉप रखी हुई है, मेरी टीम है। सो मैं अपनी हिसाब से चीज़ें जो हैं वो क्रिएट कर अच्छा, रही अगर हूँ हम फॉर इसको, माय ओन आर्ट। explain इस इसमें तरह कर मैंने पाएं? देखें कि हाँ। कलर कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। फिर उसके साथ इसमें मूवमेंट है। ये ड्राई आपको ड्रिफ्ट फ्रूट नज़र आ रही है, ग्रीन है, रेड है, लेकिन हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई हमारी स्टोरी होती आई है। वुड लव कोई टू लिसन कि अगर पूरी स्टोरी बताएं कि ये आर्ट पीस क्या बता रहा है। देखिए इसके अंदर जो मैंने चीज़ एक्सप्रेस की है वो ये कि इन योर लाइफ जो आम रूटीन के अंदर अगर हम देखें तो वाइट आपका ये पॉट है, ये बिल्कुल एक तरह से क्या लेंगे सिंपल प्लेन, और ये एक नथिंग एक्साइटमेंट इन इट। तो एक आपकी सिंपल लाइफ है, एक रूटीन में चल रही है, जिसका भी चल रहा है। अब उसमें समटाइम्स आपको डिप्रेशन भी हो रहा है, कोई आपके पास कोई एक डार्क साइड हो जाती है, समटाइम्स आपकी कोई रफ फेस चल रहा होता है जिंदगी फेस का। चल रहा होता है। तो ये रफ फेज भी जो है ये आपकी लाइफ में आपको
आप कह लें कि वो कहते हैं ना, जिस तरह मुझे उर्दू इतनी अच्छी नहीं आती, वो जो तराशता तरूशता वो क्या सीन होता है। सो आप देखें अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन दैट, ये आपकी लाइफ में आपको एक Ups तरह and से downs हैं, वो अप्स एंड turns हैं, डाउन्स वो हैं, transform आपके करता है ना, कलर्स आपकी आपकी personality को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और करेगा। आपको ग्रूम कर रहा है, आपको ट्रेन कर रहा है, आपको और resilient कर रहा है। जी, अब इसके बाद फिर ये कि आपकी रेड जो है वो आपकी अफेक्शन, लव, एक्साइटमेंट खतरा लाइफ भी के है। अंदर जो है डेंजर भी है। तो अब उसमें ये कि आपकी लाइफ में यू हैव सम पोर्शन ऑफ लव अफेक्शन, Yes. और उसके साथ साथ कुछ स्मूथनेस भी है, ग्रीन्स आपके जो है लाइफ के अंदर थोड़ा वो भी। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर ओन लाइफ। और कलर्स लेकिन आप एक चीज नोट करें कि अगर आप आंख बंद करके खोलेंगे, इसमें सबसे पहले आपकी किस पे नजर पड़ रही है? मेरी तो लव पे पड़ रही है, रेड पे। क्यों कि जो कुछ भी आप लाइफ में हार्डशिप्स और जो इफ्स एंड बट्स जो कुछ भी आप फेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी पीछे रह जाती हैं व्हेन यू हैव लव अफेक्शन इन योर लाइफ। सो आपका फोकस जो कुछ भी है इस पूरे उसमें एक्सपीरियंस के अंदर, बेस्ट पार्ट जो है वो आपको हमेशा एक अच्छी फीलिंग ओके देता है। अच्छा, ये वाला भी आर्ट पीस हम चाहेंगे, जरा इसको भी इलाबोरेट कीजिएगा जो शोएब के पास है। मेरे पास तो बहुत स्टोरीज हैं, आपका पूरा प्रोग्राम वी हैव टाइम, नो वरीज। अच्छा, ये जो है ये दिस इज एक्साइटमेंट एंड फेस्टिविटी। आपकी जैसे ईद होगी सेलिब्रेशन, आपकी कोई क्रिसमस है या कुछ है, सो उसके अंदर आपकी एक अलग सी एक्साइटमेंट अंदर से एक आपकी चल रही होती है। तो ये जो ट्विग है मेरी, ये इसको मैंने थोड़ा सा ड्राई ट्विग को मैंने ट्रीट किया हुआ है। सो इसको सिल्वर कलर किया हुआ है, जिससे ये इसके ऊपर आपने पेंट कौन सा यूज किया है? जी सिंपल स्प्रे पेंट अच्छा, है। ओके। और बल्कि नहीं, इसको अगर आप textured सा है नोट वो। करें, टेक्सचर आपको फील हो रहा है। मैं यही बताना चाह रही थी, इसमें मैंने ऐसे किया है कि मैंने इसको जान के सिल्वर एंड वाइट टच दिया हुआ है। ओके। एक तो वैसे इट्स फुल ऑफ मूवमेंट, एक्साइटमेंट आपको इसके अंदर बहुत सारी नज़र आ रही होगी, और सेकेंडली इसके अंदर जो कलर्स है ना, उसकी वजह से इसमें फर्दर आपको डेप्थ फील हो रही है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, नॉर्मली जो ऐसे आर्ट पीसेज है ना, कोई बहुत ही 5 स्टार होटल की लॉबी में हो तो हमें जरा नजर आ रहा होता है, रजिस्टर हो जाता है ना रजिस्टर भी हो जाता है। यस, घरों में रखने का भी कॉन्सेप्ट है, इतनी अंडरस्टैंडिंग। अभी तो आप ये बात करें, आप 5 स्टार होटल्स में चले जाएं, आपको वहाँ पे भी ये चीज़ें नहीं नज़र आ रही। बहुत कम, सही बात है। यहाँ पे बस ये प्रॉब्लम है थोड़ा कि पाकिस्तान के अंदर इस आर्ट को मतलब समझ लें समझना जरा एक कि मुश्किल अभी काम है। इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं मिली। सो अभी मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, अब आई एम डूइंग इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स बोथ। तो इंटीरियर्स में अब मैं जगह के हिसाब से साइज़ आपका किस जगह पे आपने रखना है, क्या साइज़ होना चाहिए अरेंजमेंट का, फिर आपका पूरा फर्नीचर या जगह जो है वो आपका ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है, कंटेम्प्रेरी स्टाइल है। अगर कोई आपका मॉडर्न पूरा फर्नीचर और पूरा रूम है और वहाँ पे आपने जाके ट्रेडिशनल सा कोई टिपिकल सा अरेंजमेंट लगा दिया, तो उसका कहीं कोई मज़ा doesn't नहीं look आएगा। nice. सो इसी तरह से ट्रेडिशनल लुक में आप मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी पे नहीं खेल सकते। सो आई एम डूइंग ऑल ऑफ दीज स्टाइल्स। तो दिस इज काइंड ऑफ कंटेम्प्रेरी, कंटेम्परेरी। यस, ये आपका मॉडर्न उसमें आ जाता है। तो जापान में तो इसकी बहुत अंडरस्टैंडिंग ज़ाहिर होगी। जी, जापानीज आर्ट के अंदर मैं बता रही हूँ ना कि स्काई इज़ द लिमिट। अब हमारे पास किसी भी जगह पे कुछ भी, अभी मैंने लाहौर में एक शो किया था जिसमें मैंने डिज़ाइन बनाया था, तो चंगेरे मैंने उसमें यूज़ की थी। ओके। सिंपल चंगेरे Okay. यूज़ की थी। अभी मैंने 2 दिए हैं डेमोन्स्ट्रेशन इस्लामाबाद के Okay. अंदर, तो उसके अंदर भी इसी तरह से बिल्कुल अनयूजुअल चीज़ें और नॉर्मल रूटीन से चीज़ें उठा के, अब आपके सामने ये मूली आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल। मतलब यू कैन यूज़ एनीथिंग। तो उस जस्ट ये कि आपने उसको अपने लिहाज से अब एक्सप्रेस करना, that's it. हो जाता है शुरू में, यू नीड सर्टेन ट्रेनिंग्स। अब उसके अंदर मैं यहाँ पे आई एम इंट्रोड्यूसिंग इकेबाना, क्योंकि अभी यहाँ पे मेरी फर्स्ट एवर क्लास जो है वो आज है अच्छा, इधर और ये इस्लामाबाद फिजिकल में। क्लास है? जी, उसमें वर्कशॉप है और Okay. उसके अंदर कहाँ पे मैं हो रही है ये इधर ही इस्लामाबाद में ही अच्छा, होटल के अंदर। और हाँ 1 जी। डे की वर्कशॉप है जी, ये? 1 डे। Okay. अब उसमें फिर ये क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे लोग हैं आर्ट से जहाँ- मोहब्बत करने वाले तो बहुत से लोग वो हैं। हाँ। ये ना कहीं किसी आपको इंस्टीट्यूट्स में ये सारी ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, किसी भी हर कोई आपका जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर बना रहा है, कोई कुछ मतलब आपकी डिफरेंट फील्ड्स हैं, ज्वेलरी में कोई घुस रहे हैं, हर कोई जिसमें कपड़े उनको बना रहा commercial है। value नजर आती है। तो इस साइड पे आपको कहीं से कोई लेकिन ट्रेनिंग यंगस्टर्स आ रहे हैं अभी रजिस्ट्रेशन, आज कितने लोग आप एक्सपेक्ट करी हैं, क्या एज ग्रुप एक्चुअली है? यंगस्टर्स को तो मैं चाह रही हूँ कि वो आएँ, लेकिन वो लिफ्ट नहीं कराते, उनको सोशल मीडिया छोड़ेगा तो वो कुछ करेंगे।
सोशल मीडिया में वो इतने ज़्यादा हैं या फिर उनकी अपनी एक सर्कल के अंदर जो अच्छा वैसे अच्छा ये हो जाएगा कि स्कूल्स के साथ कोलैबोरेशन अगर की जाए, जी। बच्चों की आर्ट क्लास होती है। अब देखें ये स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस को भी चाहिए। अब एक्चुअली लोगों को पता नहीं है ना कि कौन कर रहा है और कितने, बहुत लिमिटेड से लोग इस फील्ड में हैं और कराची तो वैसे भरा हुआ है के बाना से लेकिन मेजॉरिटी जो है वो सारे के सारे हाउसवाइफ्स हैं या वो इसको एज अ हॉबी लेके चल रहा है। सो अब मेरा ये है कि मैं इसको कमर्शियली भी साथ लेके चल रही होती हूँ, तो लोगों को ट्रेनिंग्स जैसे आप दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो सीरियस स्टूडेंट्स जो वाकई इसको करें। तो अब वो हीलिंग थ्रू आर्ट वाला जो पार्ट है वो आई एम स्टार्टिंग इन इस्लामाबाद ओके। फ्रॉम नॉर्मली टुडे। जो आर्ट पीसेस होते हैं ज़रा वंस यू हैव गेट इट फ्रॉम समवेयर तो आप इसे बस रख देते हैं अपने पास जहाँ भी आपने जिस स्पेस में रखना है। अब ये आपके आर्ट पीसेस ऐसे हैं कि उनके फ्लावर्स ऐड हैं, हाँ। सो एवरी टाइम यू नो नए कलर्स और नए फ्लावर्स एंड अब न्यू एक और भी अरेंजमेंट्स। चीज़ आपने शायद नोट किया कि नहीं की, स्पेशली फॉर दीज जो कि एक रूटीन में Leaf? आते हैं। अब आप ये देखें कि ये पूरा का पूरा एक कॉम्पोजिशन, एक पूरा जो डिज़ाइन है वो आपका रेडी है। बिल्कुल। अब आपको इकेबाना नहीं आता, आपको मैं कोई बड़ा चीज़ वर्क कर दूंगा उसका। अब नहीं कुछ भी नहीं करेंगे ना, यही तो मज़े की चीज़ है। वो कैसे फूल आपका 4 दिन बाद ख़त्म हो गया, आपने नया लगा दिया, इसमें कितनी देर लगती है? अब पूरा ओवरऑल हर चीज़ परफेक्ट बनी हुई है। यू सिंपली नीड टू ऐड 1 फ्लावर और 1 ये लीफ। मूली को कैसे बचाएंगे इतने दिन? नहीं, मूली की जगह कोई और चीज़ आपको इंस्पायर कर देगी। हाँ वैसे बात करी हूँ कि वो चलो नहीं, ये ऐसे आपने घर में अगर दावत रखी हो फॉर एग्जांपल तो आपने सेट किया हो इस तरह से और कुछ बाद में तोड़ फिर- तोड़ के अब देखिए ना, खा भी लो। अब मेरे जैसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ माय क्लाइंट, तो उनकी एक्सपोज होती थी 5-6 साल मैंने लाहौर में एक्सपो सेंटर में उनकी डिज़ाइनिंग की है। तो 20 फीट के सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ सही पूरा डिज़ाइन होता था। 20 फुट का 20-20 फुट के डिज़ाइन और उसमें सिर्फ सब्जियां और फल, क्योंकि वाओ। उनकी एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें थी तो उनको हाईलाइट करने के लिए मैं उनको डिज़ाइन बना अच्छा के वाकई देती में थी। एक्सपोज में नजर आता है वो जिस तरह अरेंजमेंट्स हुई होती है और फॉर श्योर ये तो डिफरेंट बड़ा डिफरेंट सा different लग है। रहा होता है ना। अब वो मतलब कुछ भी आप यूज़ है, ज़रूरी नहीं हर वक्त आपके पास फूल पत्ता है तो ही कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया सब्जियां यूज़ कर लें, कुछ भी। मैं बहुत सारे अनयूजुअल मैंने कोयले के साथ भी डिज़ाइन बनाए वाओ। सो अब आपकी एक्चुअली फिर एक आई डेवलप हो जाती है एक एक्सपीरियंस के साथ, और फिर यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। Exactly. अब जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये गाइड करती हूँ कि एक फियर भी होता है। अब जैसे अब आप लोग जैसा इनिशियली हमारी बात हो रही थी तो जी ये क्या है, किस तरह की, थोड़ी सी अवेयरनेस एक आध सेशंस के बाद हाँ, आप यू understand आपकी कर गाड़ी पाते चल हैं। जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आप यू स्टार्टेड क्रिएटिंग योर ओन थिंग्स, अच्छा क्योंकि कमर्शियली जिस तरह आपने बताया कि आप लेके अब चल रही हैं इसको और कस्टमाइज डिजाइनिंग में orders करती आते हूँ हैं? जी। ओके कस्टमाइज डिजाइनिंग करती हूँ और फिर जिस तरह मैं लैंडस्केपर हूँ तो मैं अपनी लैंडस्केपिंग में भी थोड़ा सा टच आर्टिस्टिक ऐड कर देती हूँ। Okay. सो वो भी क्योंकि देखें प्लांट सिलेक्शन और उसके अंदर भी चीज़ें आ जाती हैं। अब कुछ लोग हैं वो आपका बड़ा खूबसूरत सा लैंडस्केप डिज़ाइनिंग हो जाती है लेकिन वो सीजनल फ्लावर्स के साथ है, वक्ती तौर पे महीने बाद सब ख़त्म है। अब मैंने जो कॉन्सेप्ट रखा हुआ है वो ये कि आप थ्रू आउट द ईयर 12 महीने में 11 महीने आपका लॉन परफेक्ट लुक देता है, क्योंकि उसमें वो ढीठ वाले प्लांट्स, क्योंकि आप इम्पोर्टेड आपने ले लिया, एक प्लांट हज़ारों रुपए का आपने अब वो लगा दिया, महीने वो आपका बाद- 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन चल गया, महीना मैक्सिमम चल गया, उसके बाद ख़त्म है। क्योंकि आपकी जो यहाँ के अपने लोकल हाँ, वो प्लांट्स support ही नहीं हैं करेगा ना उसके अंदर फोलिएज में इतनी वैरायटी है, उसमें टेक्सचर्स हैं, उसमें कलर्स हैं, यू कैन प्ले फिर अप आप विद उसको मेंटेन कर सकते हैं ना, ये मेंटेन बहुत- भी और आसान भी होता है लोगों के लिए ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ साथ चल रही आपका होती तो चक्कर फिर नर्सरीज में बहुत ज्यादा लगता होगा। हाँ जी, अब तो थोड़ी सी मैं बड़ी हो गई हूँ अब चक्कर लेकिन अब कुछ ये लोग होता है ना, जब जैसे तक खुद फोन ना कॉल पे जाएं, काम हो जाता है। हाँ, कि बस ये वाला पौधा चाहिए, ये इतने वाली- इधर आसानी भिजवा हो गई, अब तो आपको देते हैं। रट भी गया क्या चीज चाहिए और कहाँ से मिलेगी और किस कलर की और किस और सबसे size में। मज़े की चीज़ जो होती है ना वो ये होती है, मैं कोशिश ये करती हूँ कि हर सीज़न के अपने फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। एक सीज़न के ख़त्म हुए, जैसे ही वो ख़त्म हुए दूसरे स्टार्ट हो गए, वो ख़त्म हुआ वो कोई और स्टार्ट हो गया, तो वो आपका एक थ्रू आउट द ईयर चल रहा होता है। चल रहा होता है। अच्छा इज इट एक्सपेंसिव? देखिए इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि देखें अभी आप जाएं जाके बाज़ार से कोई बर्गर खाएं, सिंपल एक बर्गर लें, वो भी आपको 1000-2000 से कम तो नहीं मिलता। ऐसे ही है। अब इसी तरह से आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, फिर आप कौन सी चीज़ लेते हैं। आपके पास लोकल इतने ज़बरदस्त प्लांट्स हैं, इतने ज़बरदस्त फ्लावर्स हैं, हमारे यहाँ पे ग्रोअर्स इतने अच्छे काम कर रहे हैं,
तो आप वो चीजें यूज करें। नहीं, बस एक आइडिया उस लिहाज इट्स से नॉट ले रहे हैं। एक्सपेंसिव। हाँ, बिकॉज आपकी देखिए अपनी आर्ट choice है। अक्सर लोग नहीं उसमें और जब कोई नया आर्ट होता है ना, नया नाम है, नई चीज है, हाँ, मैं तो वो लोगों के डर बैठ जाते हैं, अच्छा ये हाँ, तो मैं जापानीज यही आर्ट बात है। अभी एक्चुअली करते करते कहाँ से कहाँ निकल गई। मैं यही आप लोगों की एग्जांपल दे रही थी कि शुरू में जैसे अब आप भी पूछ रहे थे, तो एक फियर भी होता है कि ये मैंने तो कुछ सीखा नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ। लेकिन यू नीड टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट And you मटेरियल, need to और have that eye as well. आई के वो खुद ही डेवलप हो Develop हो जाती जाती है। है। हाँ, देखें एक्सपीरियंस सब कुछ है, आप स्टार्ट करें, झिझक थोड़ी सी दूर होती है। अब 2-4 सेशंस फॉर एग्जांपल आपने ले लिए, मेरी कई ऐसी हैं, मैं जिस तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी सेशंस देती हूँ, तो मैं उधर फ्री ऑफ कॉस्ट यूथ के लिए मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट Okay, सेशंस wonderful. देती हूँ। तो अब वहाँ पे मुझे याद है जीसी यूनिवर्सिटी में मैं गई थी सेशन देने, तो 100 स्टूडेंट्स थे वर्कशॉप के ऊपर, तो उसमें काफ़ी सारे बॉयज़ भी थे जो कर रहे थे। तो शुरू में वो कहे हम तो कर ही नहीं सकते, ये मैंने उनको थोड़ा इनकरेज किया, और उसके बाद मेरे पास आए, वो कहते हैं ये तो इतना सूदिंग है और ये तो इतना रिलैक्सिंग है, तो हमें तो पता ही नहीं चला, हम समझे सिर्फ लड़कियों के लिए। वो जनरली आर्ट की एक different कॉन्सेप्ट forms है, को हालांकि हम लोग लेकर इंटरनेशनली चलते हैं। रिनाउंड जितने भी आपके डिजाइनर्स हैं ज़्यादा वो male सारे हैं मेल उसमें, हैं। हाँ। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाते हैं जो ये मटेरियल, जिस तरह ये ज़्यादा वुड का भी आपने ज़रा इसमें इस्तेमाल किया होता है, उसमें भी है वुड पीस एंड इसमें भी है। इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी होती है, प्रिजर्वेशन इसकी आप वो फिर देखें, ये फिर विद एक्सपीरियंस आपको सारा कुछ करना पड़ता है, क्योंकि वी प्रिजर्व दीज थिंग्स, और फिर इनकी ट्रीटमेंट्स होते हैं, फिर आप वो कुछ केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, पेंट्स कर रहे हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। सो उसको, और फिर ये भी है ना कि देखें एक सर्टेन टाइम के बाद आप बोर भी हो जाते हैं, हाँ, एक फिर आपको चीज़ कुछ देख different देख करना होता के यू है। नीड समथिंग एल्स। अब मैं ये इसका कुछ अरसे तक ये वाली ट्विग अगर मैं निकाल दूं, कुछ और add इसमें कर ये वाली दीजिए। ट्विग लगा दूं, वो और उसकी शक्ल आ जाएगी। चेंज हो जाएगा ज़ाहिर है। सो वो आप स्काई इज द लिमिट, यू नो। इतना मजे का ये थेरेपेटिक आर्ट है आपने अपना पूरा आपको घर इस पता ही तरह नहीं डिज़ाइन चलता। किया होगा फॉर श्योर। मेरा तो ये हाल होता है, अब जैसा मैं यूके वगैरह भी इधर उधर आना जाना होता है, किसी के घर जाती हूँ ना, तो अब जैसे आपके यहाँ पे अगर कोई वॉज पड़ा हुआ है, फूल पड़े, मेरे हाथों में ना मुझे कुछ हो रहा होता है, थोड़ी देर होती है, कर दूं या कुछ तो मैं उसे कहती हूँ आप जरा मुझे 10 मिनट दें, मैं जाती हूँ उसको सेट सुट करके, आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स जो होते हैं जिसने उनको घर सेट सेट कराना है, करके वो दे लंच पे देती बुला हूँ। ले। और फिर ये होता है कि कई ऐसे भी लोग हैं कि वो बाकायदा तौर पे पहले ही कह देते हैं कि जी अच्छा शाइस्ता तुमने फिर कब आना है। मैं वही तो कह रहा हूँ, घर सेट मैंने कराना कुछ है, फूल इकट्ठे किए हुए हैं। बुला ले लंच पे, लंच पे 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। कहीं इस बहाने अच्छे अच्छे खाने। नहीं वो तो देखें, आप अपने फ्रेंड्स को, हाँ, अपनी फैमिली को तो yes. ऑब्लाइज करते ही हैं ना, तो इट्स अ पार्ट ऑफ माय। प्लस आई थिंक आपको अच्छा भी लगता है कहीं पे जाके, अगर आपको लगे कि अच्छा वो स्पेस और बेहतर हो सकती है, तो व्हाई नॉट अपनी एक्सपर्टीज वहाँ पे लेकर जाना, स्पेशली आपने अब बड़ा देखिए अच्छा आप reference। बजाय तो नहीं इसके कि आप जाके उधर से कोई सूट खरीदें, कोई गिफ्ट खरीदें किसी के लिए, तो आई ऑलवेज प्रिपेयर समथिंग Wow. परमानेंट फॉर माय फ्रेंड्स और फैमिली। और तो अच्छी बात इनविटेशंस ये है आते हैं, और अब ये हालत होगी, आप कोई बर्थडे पे इनवाइट करता है ना, उनको पता है इसने तो कुछ ना कुछ बना के लाना ही लाना है, है। तो वो वो साथ space रख कहती, देते हैं। वो पहले ही मुझे बता देती, कहती देखो तुमने जो चीज़ बना के लानी है ना, तुम यूं करना रेड और इन कलर्स में बनाना, मैंने फलाने कॉर्नर पे रखना है। तो वो देखिए एक्सपेक्टेड है ना कि, और देखिए खुद से बनाकर जो चीज आप लेकर जाते हैं उसमें प्यार मोहब्बत आपकी मेहनत और फिर शामिल है। सबसे बड़ी बात ये कि दैट इज यूनिक, हाँ, दे कांट परचेज फ्रॉम Yes. एनीवेयर एल्स। और आप यकीन माने मेरी अपनी ये copies. क्रिएशंस जो हैं, अब ये वाली चीज अगर आप देखें या करें, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग फ्रॉम द Absolutely, ये तो इंटरनेट। nature की बहुत ये different सारी है अपनी ना? क्रिएशंस हैं, बिल्कुल। और इट्स वो ऑल ओरिजिनल। बस और एक copy चीज नहीं है हो जो सकता। आपको कहीं ना कहीं जो मिल रही होगी। अच्छा शाइस्ता, ये भी होता है कि आर्टिस्ट की सोल खुद भी बड़ी डीप होती है, जिस तरह ये आर्ट है ना, वाकई जिस तरह आप बता रहे हैं, ये फ्लावर ऐसे और एक वेजिटेबल ली और इसको, सो क्या आपकी भी जर्नी है, जिस तरह आप थेरेपी के पर्सपेक्टिव से बात करिए और अब आप इस कॉज के लिए आगे कंट्रीब्यूट करिए कि आप आर्ट के देखिए through हर एक की लाइफ therapy- में प्लस माइनसेस होते हैं। आई ऑल्सो हैड अ वेरी टफ टाइम इन माई लाइफ, और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैंने अपने आप को हील किया था थ्रू दिस आर्ट, और उसके बाद से अब मैंने सोचा, मैंने कहा व्हाई नॉट दूसरों को भी हेल्प आउट किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं हम एक यंग स्टार से। अभी वैसे जेन जी जो है वो सारे ही स्टार्स हैं। वो सोशल मीडिया स्टार्स हैं या Not वैसे all. जिंदगी में, मतलब
बहुत सारे उनमें से, बिकॉज देखिए हर, हम कहते हैं कि हर यंगस्टर में कोई ना कोई स्टार Talent छुपा है। हुआ है, कोई टैलेंट है, किस तरीके से उन्होंने उस टैलेंट को पहचानना है और फिर आगे एक्सप्लोर करके उसमें एक्सेल करना, ये उन पर डिपेंड करता है। तो आज एक ऐसी ही यंगस्टर से आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं जिन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना और वो उसको बेहतरीन तरीके से निखारी हैं। A लेवल के स्टूडेंट हैं वो, और बहुत ज़बरदस्त स्टोरी टेलर हैं, राइटर हैं, किताबें लिख रही हैं, जेन ज़ी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आज ज़रा सवाल भी रखते हैं, थोड़ा सा इस टॉपिक को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि ये गैप क्यों है, ये जेन ज़ी का और मिलेनियल्स का गैप आखिर है क्यों। हाँ, और एक्स का भी। एक्स का तो हमारे साथ भी है, खैर वो कोई बात नहीं, और रहना भी चाहिए लेकिन नहीं रहना चाहिए ना, देयर शुडंट बी अ गैप। शुएब बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि खत्म होनी चाहिए। तो गैप खत्म तब होगा ना जब आप कन्वर्सेशन करेंगे, बात करेंगे। कॉन्वर्सेशन करते हैं, वो करके दिखाएं आप। कदम, यही तो मसला है, हम आप कदम बढ़ा करके लेना। कीप ट्राइंग। कोशिश करते हैं जेन जी का पर्सपेक्टिव इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी ज़ाइमा इरफान। अस्सलाम वालेकुम ज़ाइमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये वाकई क्या गैप है, या बस ये एक किसी ने सोशल मीडिया पे एक बस बात छेड़ दी कि जी गैप है, ये वाकई है? Well, Gen Z actually is the first generation who grew up with technology, तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं naturally born gap बन गया है और उसको emphasize कर दिया है, but that doesn't really mean कि it's irreversible, but I do think there's a slight gap. अच्छा, ठीक है, वो ग्रो हुए, they've learned it, ज़ाहिर है इसी डिजिटल स्पेसेस में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कहें कि जो बाकी जनरेशंस हैं, वो एक्स है, वो मिलेनियल्स हैं, या फॉर दैट मैटर बाकी जो जनरेशंस हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उनका एक्सपोजर है, जो उनका विजडम और इंटेलेक्ट है, वो किसी खात्मे ही नहीं है। अब ये आपने कहाँ से सुन लिया, ऐसी बात भी नहीं है। Of course every person has their experiences और उनके जो experiences have made them into the person that they are, but हर चीज़ के साथ लोग कहते हैं you move forward, तो जो wisdom काफ़ी बड़े लोग कैरी करते हैं वो अभी तक यंग जनरेशन में नहीं आया। नहीं, आज बच्चों से बात करें ना तो वो तो Yeah. सीधी एक जुमला उनका आता है, you're too 1980s। Oh, really? मैं खुद सुन लेता हूँ वैसे ये। Oh. अच्छा। So ये मसला है थोड़ा तो सा। क्या जी, क्या जी। वाकई एक तो हम मतलब हम सीनियर्स को तो हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि आप नए दौर के हिसाब से नहीं चलते, ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे हैं, बट देखिए उन्होंने एक जिंदगी गुजारी है इतना बिल्कुल। अरसा, आप अचानक से चेंज नहीं कर सकते किसी चीज़ को, स्पेशली उनके एक्सपीरियंसेस को जो उन्होंने गेन किए हैं थ्रू आउट जर्नी, एंड जिस तरीके से उनका लाइफस्टाइल रहा है, उनकी सोच रही है, उनकी अपब्रिंगिंग है, जिस तरह ओवरऑल वो फिर तरबियत कर रहे हैं अपने बच्चों की आगे, सो एकदम आप झुटला नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या जेन जी को भी ये चाहिए कि वो किसी ना किसी तरह से इस गैप को फिल करने की कोशिश करे, या कैसे किया जा सकता है? Oh, definitely. I totally agree with you on this topic. Between my parents and I, even I'm an only child. I grew up just doing my own thing. मैं सारी चीज़ें खुद सीखती रही हूँ, कभी भी मुझे सिखाने वाला कोई खास तरह नहीं। I wasn't really too close to my parents. लेकिन जब आई कॉलेज वाले times में I was going away from home more often. तो अब आके I think I'm the annoying one in our family. मैं मम्मा के पीछे लगी हूँ, मेरे साथ शेड्स खेल लें, मम्मा ताश खिलाऊँ आपको, आ जाए मेरे साथ। और इस तरह कि जो आप भी एक, it's a two-way relationship. Yes. अगर आपकी दोस्त है and she's not treating you well, you're not going to be friends with her. तो इसी तरह आपको थोड़े पेरेंट्स के साथ भी करना पड़ता है, in my opinion. They're living life for the first time. So are you. You guys need to understand it together. So I would personally perceive it as that, because now my parents are my first priority. They're my best friends, and I actually, I'm not saying this just to like show off. I actually love spending time with them. ये आपने इतनी अच्छी बात की है, क्योंकि नॉर्मली हम जब जेन ज़ी की बात करते हैं तो वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई डिसरिस्पेक्ट के एलिमेंट में, बट वो जो एक बाउंड्रीज है ना जेन ज़ी ने जो सेट की हैं या डिफाइन की हैं, वो बड़े रिजिड भी होते हैं। पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ही हैं, फ्रेंड्स नहीं हैं, फ्रेंड्स हैं। हाँ, एक बात आपको बताऊँ, मतलब ये चीज़ें मतलब कि सुनने में आ जाती हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं तो वो जो आप बात करें ना कि डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट, वो वाकई आता है। वो शायद सामने ना आए डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट, बट जिस तरह से फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल हो के आप पेरेंट्स की बुराइयां कर रहे होते हैं, ये चीज़ बहुत गलत है। जिसको कहते हैं जी हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें इनके नाम दे दिए गए हैं, बट शायद हम ये भूल चुके हैं कि हम किसके बारे में बात करें, वो कौन सा रिश्ता है जिसके बारे में बात की जा रही है। जिस तरह बैठे होते हैं, तो एक दफ़ा हमारे ही शो में कुछ जिक्र करते कि पिछले टेबल पे ही साहब ने बताया कि यंगस्टर्स बैठे हुए थे जेन ज़ी, तो आपस में डिस्कशन करते कहते एक कह रहे जी माय पेरेंट्स आर वेरी टॉक्सिक एंड ऑल दैट। मतलब पेरेंट्स के लिए टॉक्सिक का वर्ड यूज़ करना, आई नो
इस बात पे भी बहुत बैकलैश आएगा, आई नो। हम अक्सर इन बातों पे कमेंट्स आ जाते हैं ऑल दैट, कि आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो इट्स ओके, अगर आपके पेरेंट्स भी हैं तो यू नीड टू एक्सेप्ट एंड ऑल दैट। सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि ऐसे थेरेपिस्ट के पास जाना छोड़ दिया करें प्लीज़, जो आपके अंदर से एम्पैथी ख़त्म करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्लीज़ मेक श्योर करें, इट्स ओके, इट्स फाइन कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर से रिश्तों का एक तकद्दुस ख़त्म ना किया जा रहा हो, एहतराम ख़त्म ना किया जा रहा हो, एम्पैथी ख़त्म ना की जा रही हो। जहाँ पर आपको लगे कि ख़त्म किया जा रहा है, प्लीज़ वहाँ से हट जाएं, दूर हो जाएं और अपना थेरेपिस्ट बदलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थेरेपिस्ट के पास आप इसलिए जाते हैं कि आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकें, ना कि अपने इमोशंस को ख़त्म कर सकें। सही बात है। अब थोड़ा सा जो कि आप इससे पहले हमारा मौजू भी ये था कि कैसे वो जो कनेक्शन है उस बिल्ड करने के लिए, बिकॉज हम अक्सर ये बात करते हैं कि जेन जी क्या एफर्ट पुट करे। देखिए आपने एफर्ट खुद पुट की ना, मामा के साथ खेलने वाली बात, मामा के साथ एक डेवलप किया आपने एक बॉन्ड, उसमें फॉर श्योर उन्होंने भी रोल प्ले किया, बट आपने शायद 1 माइल अहेड जाके इस पे काम किया। सो कैसे जेन जी इस पर काम कर सकती है? अगर इस पे हम बल्कि चाहेंगे वो स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में थोड़ा जेन जी को एड्रेस भी करें, आप डिफरेंट जगहों पे जाके इस पे बात भी कर लेते हैं, तो हाउ डू यू डू दैट? Well, I've been a very avid reader my whole life, so I've read a lot of psychology, and I understand कि ये क्यों जुवेनाइल एंगल आता है बच्चों में कि आप माई पेरेंट्स आर टॉक्सिक, ये वो, क्योंकि आपको जब दर्द फील होती है, यू डोंट नो हु टू ब्लेम, तो यू नीड अ ब्लेम सो दैट यू डोंट थिंक यू आर द प्रॉब्लम। आपको अपने में मसला देखने में ज़्यादा मुश्किल होगी अगर आप पेरेंट्स पर डाल देंगे कि मम्मा तो हर वक्त मेरे पे गुस्सा करती रहती हैं, बाबा को तमीज़ नहीं है, इनकी शादी नहीं ठीक, मैंने नहीं करनी। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। इट्स नॉट इवन कि दूसरे के मैरिज में मसला है, नहीं है, आप अपने में पहले ले लेते हो, क्योंकि अब जेनजी की सेंसिटिविटी की एज है। आपने काफ़ी नोटिस किया होगा कि बहुत टैबूज़ बन गए हैं, जैसे इन्होंने भी कहा कि टॉक्सिक कहने पे बैकलैश मिलेगा। दैट हैज़ रियली बिकम अ थिंग, बिकॉज ये जनरेशन है जो कोशिश कर रही है कि मैंने ठीक भी करना सब, लेकिन मैंने अपनी बाउंड्रीज भी रखनी है। तो इस मामले में इट्स वेरी कन्फ्यूज्ड, दे डोंट रियली नो हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम, दे नो देयर इज अ प्रॉब्लम, दे वांट टू एड्रेस इट, बट दे आर आल्सो स्केयर्ड बिकॉज दे आर आल्सो किड्स। आप एक टीनेजर रिबेलियस फेज में जो है, जिसने कहा है कि मैंने जाकर नोज पियर्सिंग करानी है मम्मा, मैं जा रहा हूँ, और वो लड़का है ऊपर से आप लोग हो मुल्तान कि आपको टेंशन हो रही है कि घर वाले क्या कहेंगे। बट इस तरह जो पेरेंट्स भी है ना, व्हेन आई मेड द एफर्ट इट वाज बिकॉज आई सॉ दैट दे केयर्ड। जब आपकी दोस्त एक दफ़ा आपकी हेल्प करती है छोटी सी चीज़ में, शी इज़ देयर फॉर यू, यू नोटिस शी केयर्स। तो जब आपकी फॉर एग्जांपल माय डैड डज दिस थिंग, मुझे हर रात उठते सारे ना मुझे सूर्य रहमान लगाना पसंद है ऑन द टीवी, तो सोने से पहले बाबा इज़ द वन हु वॉचेस द टीवी, वो मेरे लिए सूर्य रहमान ऑन कर देते हैं कि मैं टीवी ऑन करूँ, इट्स ऑलवेज देयर। दैट वाज अ वेरी स्मॉल जेस्चर दैट शोड कि यार इवन दो ही डजंट स्पेंड टाइम विद मी, ही डजंट नो व्हाट सॉन्ग्स आई लाइक, ही केयर्स। तो इस तरह करके फिर मैंने एफर्ट बनाना शुरू की। यू रियली हैव टू नोटिस व्हाट योर पेरेंट्स हैव डन फॉर यू, क्योंकि आप जब किसी को जस्टिफाई करने को आते हो, आप बुरे से बुरे को जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन जिसको आपने ब्लेम करना है, बिकॉज यू आर विद योर पेरेंट्स अ लॉट, आपने उनके ऊपर वो फिल्टर उतार दिया था दोस्त वाला। दोस्तों के साथ थोड़ा फिल्टर आपका रिमेंड होता है इन माई ओपिनियन। आपके जितने भी अच्छे दोस्त हो ना, उनके साथ एक फिल्टर, एक बाउंड्री रिमेन होती है, जिन पे आप भी उनकी नहीं करेंगे, वो भी आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। बट विद योर पेरेंट्स वो आप पे गुस्सा करते हैं, आपका भी दरवाज़ा खुल जाता है कि मैं भी कर सकता हूँ, दिस इज़, अब तो इन्होंने कहा है इट्स टिट फॉर टैट, आई डू व्हाट दे वांट, इस तरह। बट आई डोंट थिंक दैट्स रियली हाउ दिस सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप शुड वर्क। अगर अब मेरे फैमिली में तो हमने ये शुरू कर दिया है कि हम दोनों को गुस्सा नहीं पसंद, हमें से किसी को नहीं, तो जब भी कोई गुस्से में आता है बाकी दोनों चिल कर जाता है, नाउ वी हैव टू लिसन टू देम, देन बाद में हम नाराज़ होते हैं कि आपने गुस्सा किया था। इस तरह की कोपिंग मैकेनिज्म्स दैट वर्क इन योर फैमिली। लाइक आई डोंट लाइक लाउड वॉइसेस, तो मैंने कहा आप लोग मेरे से नाराज़ हैं, आप लोग मुझे आराम से बताएं, आई प्रॉमिस आई विल चेंज इट। My mom on the other hand, she needs a structural debate to understand कि क्या मसला है, क्यों हुआ, किस वजह से मैंने इस तरह रिएक्ट किया, और फिर मसला हल होता है। बाबा on the other hand, he is very understanding, वो हमारा समझेंगे और अपने आप को दबा देते हैं, and I don't like that, because अगर Gen Z बदल रही है on the world, I want to change the fact that my dad wasn't taught to learn how to express, वो हमेशा से strong guy, he's a very macho man, he's pinnacle of manliness in my opinion, ऐसे दिखते नहीं है अब मुझे। And I've always grown up looking up to him, and उनकी वजह से मैं जहाँ पे आई हूँ, I'm here, and I would say कि it's really about to see कि आप अपने पेरेंट्स में क्या पसंद करने को तैयार हो, क्योंकि आप अगर गेट ही बंद रखोगे, यार मम्मा ने मुझे कल डांटा था, जब तक वो आके मेरे से सॉरी नहीं करेंगे मैं बात नहीं करूँगी, आप जाके बोलो यार आप क्यों डांटती हैं, एक दो दफ़ा आप कोशिश करोगे ना, बात तो करें, क्योंकि मम्मा भी ठंडी हो चुकी होंगी अगले दिन तक। आप घंटे बाद जी
हाँ आपको खाने पे बुलाती हैं, दैट्स मम्मा सेइंग सॉरी। course, हाँ। जब मम्मा एकदम Why do पूछेंगे you तुमने need खाना क्यों specific नहीं खाया, word? बिल्कुल जब मम्मा कहेंगे she's खाना making your क्यों नहीं favorite खाया, food, दैट that मीन्स शी means- फील्स सो Yes. बैड। वो लिटरली अगर आपकी अम्मी टेंशन ले रही खाना क्यों नहीं खाया, मतलब कि आपकी माफी और तलाफी हो गई, अब सही जाके बात आप है। खुद बात कर लें आगे। लेकिन हमारे केस में बड़ा मुख्तलिफ रहता था, अगर आप को डांट पड़ गई और आप आगे से एटीट्यूड दिखाएं तो डांट मजीद पड़ेगी। एग्जैक्टली डांट पड़ेगी, मतलब फिर मैं अगला डांट कहना अगला चाह रहा हूं अगली ना। स्टेज आ जाती थी जो हम जिक्र नहीं So करना Gen Z चाहते is और blessed जिसे इस मामले में। और जिसे हम सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी, बिकॉज मतलब वी हैव बीन थ्रू अ लॉट ये बड़ा मसला है। अच्छा, बड़ा सारा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जी, अगर go मैं ahead. पूछ सकूं और हम देख सकते हैं कि हम इसको कितनी डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल क्या जेन जी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है? जी। स्पेशली मैं फैशन के पर्सपेक्टिव से भी ये बात कर बिल्कुल, रही हूँ it's true. कि एक पता चलना चाहिए ड्रेसिंग के पर्सपेक्टिव से भी, एक फीमेल की ड्रेसिंग है, एक मेल की ड्रेसिंग है, एंड ऑब्वियसली एक सर्टेन वे में आपने अपने आपको कैरी करना है। एक फीमेल अलग तरीके से कैरी करती है, मर्द अलग तरीके से कैरी करते हैं। अब प्लीज मेरे पीछे मत पड़ जाइएगा कि हर किसी की चॉइस है ना, तो मैं नहीं कह रही किसी को ना पहनो, जो करना है करो। नहीं, सबीन, मैं नहीं, सिर्फ एक डिस्कशन कर रही हूँ यहाँ बिल्कुल पे। कहना चाहिए, हाँ। क्योंकि देखें दिस इज इट्स आई डोंट नो, अगेन यू रीडिंग माय माइंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद पे। आई वाज आल्सो थिंकिंग कि करूं सवाल कि ना करूं। जेंडर क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये बहुत बड़ा इशू डेवलप हो गया है, और बिल्कुल। उससे बड़ा मसला ये, देखें सबीन भी घबरा रही है बात करते, मैं भी घबरा रहा हूं। व्हाई बिकॉज हमने नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया Exactly. उसको, व्हिच इज और रॉन्ग। सवाल करते हुए डर लग रहा होता है कि अभी जो है ना वो आपको बैकलैश आना शुरू हो हाँ। जाएगा, और जो कमेंट्स होंगे ना इस क्लिप के नीचे वो फिर देखने लायक होंगे। वैसे भी आप क्या सोचती हैं इस बारे में? Well, I would personally refer you to talk to a trained teenage therapist in this मामला, क्योंकि अगर वो आप मेरे से बेहतर जवाब दे पाएंगे। मैंने जितनी पढ़ी है, मेरी experiences हैं, मेरे friends हैं, I understand their point of views, मेरे students हैं, they come to me, they ask for help. तो उसके point of view से I can understand what you guys are coming from. However, मुझे जो लगता है the main reason is आपको I think AI में आपने देखा होगा, if you AI से आप बात करते रहो, ChatGPT किसी से भी, so आप उनसे बात करते रहो ना, they start hallucinating, वो अपने factual भूल जाते हैं। आप उन्हें बोलते जाओगे एक ऑब्जेक्टिव झूठ, आप उन्हें समझाते जाओगे, उनके लिए वो सच बन जाता है। ओके तो अब आपने जो इन्फॉर्मेशन जनजी ने इतनी छोटी एज पे लेना शुरू कर दी थी, जो चीज़ें मुझे अब आके पता चलनी चाहिए थी, मुझे बचपन से मैं बुक्स में देखती आ रही हूँ, टीवी पे सब कुछ, फ्रॉम फैमिली प्रॉब्लम्स टू बिग टैबू टॉपिक्स दैट आई डोंट थिंक वी कैन टच ऑन पाकिस्तानी टेलीविजन, बट वो सारी चीज़ें आपको एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, और जब ओवरलोड हो जाता है आप पहले तो कंफ्यूज होते हो, और फिर आपको निकालना नहीं आता, आप अपने आप में गुम जाते हो, आप दूसरों पर निकालते हो, आपके सारे मसले एक कंपिलेशन ऑफ आपकी पूरी पर्सनैलिटी बनना शुरू हो जाते हैं। जो छोटे होते हुए फीलिंग नहीं आती थी लड़कियों को, अभी भी आती होगी, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीबॉडी, लेकिन यार मेरे भाई को कम डांट पड़ती है, आई विश आई वाज अ बॉय, वो बाहर जा सकता है, आई विश आई वाज अ बॉय। ये मुझे अभी भी आती है यार, मुझे जब कोई कहता है कि व्हेन समवन डज समथिंग इनअप्रोप्रिएट और एनीथिंग, सबसे पहले आई विश आई वाज अ बॉय, यार मेरे साथ ये ना होता। बट इस तरह की फीलिंग डजंट मीन दैट आई शुड हैव, मुझे कोई गलती की है, मुझे लड़का बनना था। इट्स रियली अबाउट कि उन्होंने एक पीस ढूंढा है और उन्हें लेबल लगाया और उस डब्बे को बंद करके रख दिया कि ये मसला तो हल है, ये मेरा मामला ही नहीं था, ये तो गलती हुई है कहीं से। इसलिए रिलीजियस वैल्यूज में भी जनजी काफ़ी हिला हुआ है, और काफ़ी एरियाज़ में, इसलिए बिकॉज दे जस्ट जेन्युइनली रियली कंफ्यूज्ड। क्लैरिटी सबसे बड़ी चीज़ थी पुरानी टाइम्स के, जो आप जेन एक्स एंड सब बड़े देखते हैं ना। अच्छा, उसकी वजह एक ये भी है कि देखें हम बिल्कुल। अपने दौर की अगर बात करें, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जो नया दौर होता है वो पिछले दौर से बेहतर होता है। नई बिल्कुल। जनरेशन पिछली जनरेशन, क्यों? क्योंकि वो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ एक नए दौर में वो पैदा हो रहे होते हैं। जिस तरह जी। हम बटनों वाला फ़ोन यूज़ करते थे, हमारे पेरेंट्स उससे पहले वो डायल करने वाला फ़ोन यूज़ कर, उससे पहले फ़ोन होते नहीं। तो देखिए, जो आप नई टेक्नोलॉजी में जब आ रहे हैं, आप पैदा हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस लिहाज से बहुत बेहतर होती है अगली, क्योंकि वो नई सोच रखती है, वो प्रोग्रेसिव होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पिछली जनरेशन को अगली जनरेशन के साथ कोप अप करते हुए ही बड़ा टाइम लग जाता है बहुत सारी चीज़। जैसे आज भी जो लोग मैनुअली गाड़ी ड्राइव करते थे ना, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ नहीं आई थी, तो ऑटोमेटिक गाड़ी आने के बाद भी आज भी आप अगर बात करते हैं उस जनरेशन, तो वो कहते हैं जी गाड़ी तो चलानी ही नहीं आती जब तक आप मैनुअल गाड़ी चलते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, ये जो है ऑटोमेटिक सीख सकता है, वो अगर सीखने पे आए तो मैनुअली भी बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है। तो इसमें कोई ड्राइविंग का कोई ड्राइविंग की कोई स्किल्स नहीं होती इसके अंदर। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि जो अगली जनरेशन है बेहतर, पिछली जनरेशन को कोप अप करते हुए, वो गैप फिल करते हुए बड़ा टाइम लग जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमें
बड़े समझाते थे, नानियाँ दादियाँ हम उनके पास बैठते थे, हमारे पास टाइम होता था, हमें बताया जाता था कि एक लड़की कैसे दिखती है, एक लड़का कैसे दिखता है। ठीक है, मैं उसमें नहीं पड़ी इस चीज़ों में कि औरत को बताया जाता था ऐसे बैठो वैसे बैठो, मैं बहुत सारी चीज़ों के खुद भी अगेंस्ट हूँ, बट ऑब्वियसली एक डिसेंसी होती है, वो आपको बताई वो जाती दोनों थी। जेंडर्स के लिए है, वो दोनों जेंडर्स के लिए, देखिए वो बताई जाती थी, आपको तमीज़ सिखाई जाती थी, हाँ। एथिक्स बताए जाते थे, हम बैठते थे। आप जिस तरह रिलीजन के बारे में बात करिए, हमें बताया जाता था कि शब मिराज क्या है, फुल एहतमाम होता था, शब बारात क्या है, एहतमाम होता था, रमज़ान के दिनों में ताक रातों में घरों में एहतमाम होता था, तो हमें उन चीज़ों के बारे में पता चला। अब शायद टाइम ही नहीं है किसी के पास, ना बड़ों के पास टाइम है, ना बच्चों के पास टाइम है कि एक दूसरे के पास बैठे ताकि अपने थॉट्स को शेयर कर सकें। वो थॉट्स सिर्फ आपके दिमाग में ना रहें कि वो पाइल्ड अप हो रही हैं और वो फिर किसी ना किसी फ्रस्ट्रेशन के थ्रू वो इन चीज़ों में निकल जाती हैं, फिर आप रिबेलियस हो जाते हैं। Well, what I would say in this, which is a very bright thing you said, I've also thought about it very deeply, क्योंकि ऐसी बात है, it's really, आप जो भी topics आज touch कर रहे हैं, they're very real, everybody almost, पाकिस्तान and बाहर, हर जगह ये feel हो रहा है, but what I would personally feel in this is, it's, जब एक नया फ़ोन आया है, जिस तरह आपने analogy दी है, उसमें इनोवेशन आती है, राइट, उसमें नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, उसे थोड़ा तेज़ किया जाता है पहले से, उससे ज़्यादा किया जाता है, लेकिन उसके जितने प्रोज हैं उतने ही कॉन्स हैं। उनके बाद ये हुआ कि आप उनको यूज़ कर सकते थे पर्सनल यूज़ के लिए, हाउएवर इट वाज़न्ट एज कन्वीनियंट एज जो अभी के फ़ोन्स हैं, और अभी के फ़ोन्स आपका पूरा दिन बर्बाद कर सकते हैं, एक बुरी रील दिखा के, एक गंदा मैसेज सुन के। आप लोग तो यू गाइज गो, यूर ऑन पब्लिक ऑल द टाइम, you've heard great things about you, you've also heard negative things about you, I'm sure, और इस तरह आपको जब देखते हो आप इस तरह के कंटेंट, तो वो आप काइंड ऑफ एनर्जी रख लेते हो, इन माई ओपिनियन, दैट एवरीबडी कैरीज इट, यू कैन, इसीलिए लोग कहते हैं कि वो कट ऑफ टॉक्सिक पीपल, अगला पेरेंट समझ लेता है, दैट इज़ अनदर टॉपिक, बट इसका ये मतलब नहीं होता, इट्स जस्ट द फैक्ट कि आपकी जो एनर्जी थी ना, वो सारी जब आप ही ख़राब कर देते फ़ोन से ना, तो इसी तरह जो इनोवेशन है ना जेन ज़ी में, वो टेक्नोलॉजी के साथ अभी के टाइम भी इतने खास अच्छे नहीं हैं, यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एज वेल एज एनीबडी एल्स डज। तो आई वुड पर्सनली थिंक कि वर्ल्ड वाइज, इनोवेशन वाइज सारे जेनजी में ही दबाव पड़ रहा है अभी, और इन्होंने आगे जनरेशन भी है जिन्होंने पूरा सब चलाना है, इन्होंने इनोवेशन करनी है आगे, अभी तो बहुत गेट खुलने वाले हैं एआई के और सब चीज़ों के, तो उन सबको इन्होंने हैंडल करना है, ये बच्चे जो अपने आप को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। लेकिन वो जो प्रेशर उन पे है, वो जाहिर है वो उस वक्त की डिमांड भी है, एग्जैक्टली, जिस एज ब्रैकेट में जेनजी है और जो प्रेशर उन पे है वो नेचुरल है। मेरे और सबीन के एज में जिस वक्त हमारी व्हेन वी वर ग्रोइंग अप यूनिवर्सिटी एंड एवरीथिंग, तो हमारे भी एक प्रेशर था, वो हमारे लिहाज से था, हमारे माहौल के लिहाज से था, हमारे टाइम के लिहाज से था। सो आई थिंक हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ जेन जी पे प्रेशर है, बाकी जनरेशन पे प्रेशर नहीं था। अपने अपने वक्त में सबने अपने अपने अंदाज से प्रेशर बेयर किया है। उस टाइम पर मतलब ऑनेस्टली जिस तरह सोशल मीडिया इतना उसका रुझान नहीं था सोशल मीडिया का, और उस टाइम में मैं आपको क्या बताती हूँ, मैंने इंस्टाग्राम जो मैंने 2018 में बनाया, अभी हम आज ही डिस्कशन कर रहे थे, 2018 में मैंने इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया। सो हम भी देखिए वो एक ट्रांजिशन फेज और नई चीज़ को अडेप्ट करना, एक चीज़ आ रही है नहीं, आप तो इसी टेक्नोलॉजी में आंख खोली है। सो ऑब्वियसली उस लिहाज से ये वाला गैप जो ऑब्वियसली वो रहता है, तो वाकई हर जनरेशन की अपनी स्ट्रगल्स होती हैं जिनको लेके चलते हैं। बट मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है जेनजी की, वो ये कि वो एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, बात करते हैं, सोशल मीडिया पे डिस्कशंस होती हैं, वो अच्छे लिसनर्स हैं, वो बात सुनते हैं अगले की। सो बहुत सारे बैरियर्स हैं जो कि वो ब्रेक कर रहे हैं, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसमें शायद हमारी जनरेशन को हम सबको बड़ा हमने लैक किया, हमें बड़ा वक्त लगा, और अभी भी शायद हमारे अंदर वो करेज नहीं है कि फलाना नाराज होगी वो, लेकिन जेन जी को ये पता है कि उसने नो कैसे कहना है। आई थिंक ये बहुत अच्छा तुमने ऐड किया, जो बाउंड्रीज जेन जी ने सेट की हैं, वी आर सो ग्लैड, और वो देख के हम भी कहते हैं यार ये हमें करना चाहिए था, या हम अभी भी कर लें, बिकॉज वेरी राइट, हमने वो बाउंड्रीज अभी तक सेट नहीं की। लेकिन आपने ये जेन जी का ये अच्छी बात है कि उन्होंने जेन अल्फा के लिए राहें हमवार कर दी है ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अब जेन अल्फा उनकी, अब देखिए उनकी नई स्ट्रगल्स होंगी, तो बड़े छोटे बच्चे हैं वो, लेकिन जाहिर सी बात है अभी ग्रो कर रहे हैं, तो अब उनकी एक नई स्ट्रगल्स होंगी।
सो अब बहुत सारी लेकिन चीज़ें जो हैं जो जेन जी ने ऑलरेडी, जैसे मेंटल हेल्थ, हम कहते हैं अच्छा हमारे वक्तों में तो अक्सर हम मिलेनियल्स को, जेन एक्स को हम ये कहते हुए सुनते हैं कि जी हमारे वक्तों में तो मेंटल हेल्थ क्या होती थी, मुझे पता ही नहीं है, डिप्रेशन तो होता ही नहीं था, ये हमेशा से होता था। बिल्कुल। कभी बात नहीं होती थी इस बारे में, कभी इस बारे में डिस्कशंस नहीं हुई, कभी वो एक्सेप्टेंस नहीं थी, स्पेस ही नहीं दी जाती थी इस बारे में आप बात करें। और लिटरली साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, पहले तो सोचना एक बहुत बड़ी बात थी, और जाना तो ये तो पागल हो गया है, ये टैग होते थे जो कि लगाए जा रहे थे। अब जेन जी ने इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया है, व्हिच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और ये उन्होंने पिछली जनरेशंस के लिए भी बेहतरी कर दिया है कि आप मिलेनियल्स भी जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, जेन एक्स भी जा रहे हैं, और कुछ नहीं जा रहे जिनको जरूरत है जाना चाहिए। मैं आपको दिमाग पढ़ चुकी हूँ दोबारा। Well, in my opinion, मैंने जिनसे भी अभी तक बड़ों से बात की, क्योंकि मैं तो सिर्फ एज ए जेन जी ओपिनियन दे सकती हूँ, मेरे जितने भी बड़ों से बात हुई है उनके हमेशा इस टॉपिक पे यही होता है कि हमारे भी तो स्ट्रगल्स थे, which I totally agree with, of course थे। मतलब जितने आप लोगों के थे उतने हम नहीं समझ पाएंगे, जो हमारे हैं वो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा समझना, समझना है ये बात है। लेकिन हम समझाने की कोशिश भी तो करें। That's our biggest और ये दोनों concern। तरफ से है। देखिए अब डिस्कशन का मकसद ये है कि ये नहीं कि हम कहें जी नहीं हमने बहुत फेस किया और जेन जी क्यों ऐसा करी, और ना सिर्फ ये कहें जेन जी तो फेस करे, अब आप लोग नहीं समझते व्हाई वी आर डूइंग दिस, ताकि हम दोनों को स्टेप ले रहे हैं, जनरेशंस को अपने अपने लेवल पर सही। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम जेन जी, और जेन जी को भी सब कुछ हमसे नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, मिलकर करना है। आई थिंक सबसे बड़ा इशू शुडंट बी फिलिंग द गैप, क्योंकि गैप है एज का, जनरेशन का, वो रहना है, कोई मसला नहीं। आपने जो आपके सर्कल में, फैमिली में, उन्हें एक्सेप्ट करना सीखना है। आपने ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स बनाने हैं, आपने फ्रेंड्स बनाने हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स बनाने, एक्सटेंडेड फैमिली है। अगर आप जाके कह देंगे कि मेरी फुप्पो टॉक्सिक है, मैंने बात नहीं करनी उनसे, दैट yes it is a boundary, लेकिन आप जाके सीधा बोल दें I don't like it when you say this, she crosses the boundary again, you just don't talk to her, don't interact, क्योंकि आपने एक दायरा मेंटेन करना है आपकी फैमिली का, आपकी रिस्पेक्ट का, आपकी अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन का। कम कर दें आप तरीके से उसको डील करें, Exactly. इमोशनल मैनेजमेंट। मैंने इसलिए इतनी बुक्स पढ़ी हैं क्योंकि मुझे सीखना था। जब मैं एडवाइस लेती थी मुझे वो सही जवाब नहीं मिल रहे थे जो मैं चाह रही थी, क्योंकि कोई बहुत रूड जवाब थे, कोई बहुत ऐसे ठंड प्रोग्राम था कि मुझे लग रहा था कि मैं कर ही नहीं सकती। सो आई वुड पर्सनली से कि गैप आपको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे छोटे हैं, उन्होंने बच्चे बनना, उन्होंने गलतियां करनी है, और आप बड़े हैं, आप लोग भी डांटो, कोई मसला नहीं। इट्स फेयर, दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स, इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ। लेकिन मैं जो कहूँगी इस मामले में इज़, मैंने जिनसे भी सुना है, माई पेरेंट्स जो भी हों, उनका सबका ये होता है कि हमारे टाइम में नहीं था, हमें फील नहीं होता था, और हमारे सिंपल टाइम से। मैंने जब जेन अल्फ़ा से बात की, छोटे जो बच्चे हैं उनके स्ट्रगल्स मुझे थोड़े बुरे लगे, लाइक इन अ वे कि इवन एज जेन जी आई फेल्ट ओल्ड। दे लिटरली, देयर इज अ वर्ड जेन जी का, दैट्स अंक, दैट मीन्स अंकल। तो आप किसी को भी अंक बुला लो, औरत हो मर्द हो, डजंट मैटर, आप अंक कह रहे हो मतलब यूर ओल्ड, गो अवे। लिटरली मुझे जब अंक बुलाया ना उस दिन मैं को क्या बताऊं आप दोनों को, मुझे बहुत दर्द हुआ। आई कैन फील इट। मेरे घर में से बेल बजती है ना, किसी बच्चे की बॉल आती है और बच्चा मुझे से लंबा ऊंचा होता है, कहते हैं अंकल बॉल दे, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। ये अंकल भाई भी तो बोल सकते थे। हाँ असलन इसमें से क्या बात है, वैसे भाई बोलने में कोई हर्ज नहीं था। प्लीज, बिल्कुल आई कैन फील इट। नहीं, अब आप जाके वापस अंक कह दीजिएगा या 6-7 कर लीजिएगा, खुश हो जाएंगे। हाँ 6-7 तो फौरन खुश हो जाते हैं। अंक कहूंगा मैं उनको, एक अंक, और एक वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, ब्रो। अच्छा जब बात करो ना जेन जी जेन अल्फा से, तो ऐसे नए नए लव्स सुनने को मिल जाते हैं, वोकैबुलरी में बड़ा इजाफा होता है। आज भी हो गया वोकैबुलरी में इजाफा। सामा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी डिस्कशन रही आपके साथ। आप इसी तरह पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ती हैं, एंड और बुक्स आप लिखें, आप रीडिंग को बहुत ज़्यादा इसी तरह परस्यू करें, सो दैट आप थॉट्स जो हैं बाकियों के भी चेंज कर सकें। नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने, स्टे विद अस। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन।
तेजी से आराम पहुंचाए। इनो तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ क्या कर रहे हो? सेट कर रहा हूँ, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle. ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? वो टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिल्स, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज है 17 अप्रैल। इस दिन की मुनासबत से भी बात करेंगे। आज हेमोफिलिया से आगाही का दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। हेमोफिलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर यानी एक मौरूसी बीमारी है जिसमें खून बहता है। वो इंटरनली भी हो सकता है, अदरवाइज किसी चोट लगने की सूरत में भी या किसी भी प्रोसीजर कराते हुए जब खून बहता है तो वो खून क्लॉट नहीं होता, यानी जमता नहीं है। तो आज हम ये ज़रूर जिक्र करेंगे। एक तो चूँकि जेनेटिक डिसऑर्डर है, तशख़ीस कैसे होती है, इब्तदाई अलामात क्या होती हैं, वजूहात क्या हैं इसके, वजूहात क्या हैं, और फिर इसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट दोनों पर बात करेंगे कि कैसे मैनेज होता है। सो इस पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन की हेमेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ताहिरा ज़रार साहिबा। उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और साथ मौजूद हैं जो मुतासिर हैं इससे, जिन्होंने इसको मैनेज करने की पूरी कोशिश जो खुद भी की है और बड़ी बाहिम्मत तरीके से। बाकी जो जितने भी लोग इस वक्त हैं उनके लिए बड़ी मिसाल है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बीमारी अल्लाह की तरफ से है और उसकी मैनेजमेंट जो है, अब इलाज आ गए हैं बहुत सारी, आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है। ताहिर भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ताहिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। हीमोफिलिया चूँकि इस काल में दिन आज मनाया जा रहा है, स्टिल बहुत से लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। चूँकि इसकी आगाही से मुतालिक हमारा ये प्रोग्राम, ये सेगमेंट भी है, थोड़ा सा बताएं कि क्या है हीमोफिलिया। जी, आपने बहुत अच्छा पहले सबको बता दिया कि क्या है ये एक मौरूसी या जेनेटिक बीमारी है जो पैदाइश से बच्चों में होती है और सारी ज़िंदगी उनके साथ चलती है। और इसमें हमारी हर इंसान के पास अल्लाह ताला ने खून जमने के लिए अज्जा, जिनको हम फैक्टर्स कहते हैं, वो हमारे अंदर मौजूद होते हैं। जो 13 फैक्टर्स हैं ये, इनमें से कोई भी फैक्टर अगर नहीं होता तो ब्लीडिंग हो जाती है। अब जब हम हीमोफिलिया कहते हैं तो हीमोफिलिया में फैक्टर 8 और 9 जो होते हैं वो नहीं होते। लेकिन हीमोफिलिया एक तरह से एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। अब जितनी खून की दूसरी बीमारियां भी हैं, मौरूसी बीमारियां जो लड़कों और लड़कियों दोनों में होती हैं, उनको भी हम हीमोफिलिया का कवर देते हैं। और हीमोफिलिया को लोग, चूँकि हीमोफिलिया के बारे में अवेयरनेस बहुत पुरानी है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है और ये लड़कों में होता है हीमोफिलिया। लेकिन आजकल यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन के अंदर भी ये खून बहने की बीमारियाँ होती हैं और इवन हीमोफिलिया भी ख़वातीन में भी हो सकता है। और इसके लिए
आगाही बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और दूसरा ये कि लड़कियों को भी पता होना चाहिए कि उनको ये बीमारियां हो सकती हैं, ताकि ये ना हो कि एक दिन खुदा न खास्ता कोई ऑपरेशन हो और उसके बाद इतनी ब्लीडिंग हो कि वो जान से हाथ धो बैठें। तो ये आगाही उनकी होना बहुत ज़रूरी है कि लड़कों के अलावा लड़कियों में, ख़वातीन में, बच्चियों में भी ये मौरूसी खून बहने की बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा, ये डायग्नोस बिल्कुल स्टार्ट में ही हो जाता है? होना तो एक्सीलेंट यही तरीका है कि स्टार्ट में हो जाना चाहिए, पर मैं आपको बताऊं कि ये 12, 14, 15 साल लगते हैं ये इस डायग्नोज होने के लिए, क्योंकि इसकी जो अलामात है, मसलन नील ज़्यादा पड़ना, लड़कों में कई दफ़ा ये जल्दी तशखीस हो जाती है क्योंकि पैदाइश के बाद जो हम उनका ख़त्म या सर्कमसिजन होती है उस वक्त ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। लेकिन ख़वातीन में तो यही होगा, नील पड़ते जाएंगे, नाक से नक्सीर आना बहुत ज़्यादा, दांतों और मुंह से खून आना। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो लड़कियों में होता है वो माहवारी का वक्त जो होता है, उस वक्त इतनी ज़्यादा उनकी होती है कि वो बुरे हालात हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सीवियर किस्म का एनीमिया या खून की कमी हो जाती है। लेकिन ये सारे छोटे छोटे ये जो रेड फ्लैग्स हम इन्हें कहते हैं, ये अगर शुरू में ही पकड़ लिए जाएं तो फौरन कंट्रोल किया जा सकता है। तशखीस हो जाएगी, डायग्नोसिस हो जाएगा और डायग्नोसिस के बाद इलाज भी हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि ये पकड़े नहीं जाती ये चीज़ें और वो बाद में कोई इस किस्म का होता है, जैसे कॉम्प्लिकेशन होती है। मसलन मुझे अभी तक मैं भूलती नहीं, उस एक बच्ची को 12 साल की बच्ची थी, उसको सारी बचपन से उसको नील पाड़ रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, किसी उसको सीवियर एनीमिया था, कुछ नहीं, तो उसका ऑपरेशन के लिए अपेंडिक्स का उसका ऑपरेशन हुआ गुजर खान में, और वो हमारे पास पिम्स में शॉक में आई क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। खैर शुक्र है कि वो यंग थी, बचा लिया गया, तशखीस हुई तो उसको खून बहने की बीमारी थी। तो आप सोचें कि एक बच्ची 12 साल की बच्ची जो एक आम ऑपरेशन के लिए गई और उसको अपनी ज़िंदगी जान से खेलना। अच्छा, अब जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वो तो ये टेस्ट पहले ही कर लेते हैं ना ऑपरेशन से पहले, या अभी भी ये टेस्ट नहीं अभी भी ये टेस्ट नहीं होते। और कई दफ़ा ये होता है, ये हम लोग समझ लेते हैं कि जो सिंपल वाले जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये अगर पॉजिटिव होंगे तो तब ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि ये लोगों को पहचान और डॉक्टर्स को ख़ास तौर पे समझ लेना चाहिए कि ये वाले टेस्ट इनमें नॉर्मल भी हो सकते हैं। और सबसे ज़रूरत इस चीज़ की कि हिस्ट्री क्या है, ब्लीडिंग की हिस्ट्री क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। और ये चूँकि ख़ानदानों में होती है, इसलिए ख़ानदान में और ये हिस्ट्री भी पता करना कि ख़ानदान में किसी और को भी खून बहने की बीमारी है, तो ये सारे जो अलामात हैं और ये जो हिस्ट्री है इसका बहुत ज़रूरी रोल है। इसकी भी वजह ज़्यादातर फैलने की कज़न मैरिज है, जैसे बाकी जेनेटिक्स बीमारियों? कज़न मैरिजेस की वजह से हमारे मुल्क में चूँकि अब भी तकरीबन 60 से 70% मैरिजेस जो हैं वो कज़न्स में होती है या फैमिली में होती हैं, इसकी वजह से ये बीमारियां जो होती है हमारे यहाँ ये ज़्यादा हैं। ओके ताहिर, you're 30 years old, right? Yes. बहुत जल्दी डायग्नोस हो गया था? होना तो बहुत जल्दी चाहिए थी, जैसे मैडम बता रही हैं। असल में मेरा कुछ ईयर्स का हुआ ऐसे कि जब बच्चे छोटे बड़े होते हैं, दांत गिरते हैं, ब्लीड होता है, एक्सेसिव ब्लीड होता है, नॉर्मली भी ब्लीड होता है, तो हमारा तो थोड़ा ज़्यादा, और गिर जाना, चोट लगना, नील पड़ जाना, डॉक्टर्स को उस वक्त इतना कुछ समझ नहीं आ जाता। मेरे जैसे जोड़ थे उसमें ज़्यादा उस वक्त ख़राब हुआ जब सूज, आप पता देहात की तरफ शहरों में भी उस वक्त रुझान ये था कि किसी के पास ले जाना, वो टांग सीधी कर लो, मालिशें करवाना, वो तो उसमें काफ़ी हद तक डिले हुआ। फिर उसके बाद जाके CMH से हमने जब करवाया, इवन कि जैसे मैडम कह रही हैं ज़रूरी नहीं है, किसी का ये भी होता है कि सर्कमसीजन में भी इतनी ब्लीड नहीं होती, वो कवरेज किसी तरह मिल ली जाती है। होनी तो शुरू में चाहिए ताकि आपको प्लाज्मा या फैक्टर्स वगैरह साथ मिलें, जिससे बहुत डिलेड थी। लेकिन ये था कि वालिदैन को पता लग गया। बाद में मैडम ताहिरा से भी मुलाकात फिर फौजी फाउंडेशन में हुई, जिससे हमें अवेयरनेस है। असली ये वजह है कि अभी तक भी जैसे हम आपके पास भी आए हैं, जैसे किसी और जगह भी लैक ऑफ अवेयरनेस अभी तक हमारी सोसाइटी में है। दोनों तरफ से, हॉस्पिटल्स में भी ये हो जाता है और पेशेंट्स के तरफ से। मैं अपनी इस तरफ से ये बताना चाहता हूँ, न्यू डायग्नोज जो पेशेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं,
जैसे ही कुछ ज़्यादा फील हो, फैमिली हिस्ट्री में हो तो वो तो ज़्यादा जल्दी हो, जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री में सॉरी अच्छा। लेकिन मैं ही फास्ट था, अभी मेरे कज़नों के बच्चों में है आगे। अच्छा। उस वक्त मेरे ख़ानदान में कोई भी नहीं था, तो अभी तो उनके लिए ईजी हो गया क्योंकि उनको पता था कि एक फैमिली में है, तो शायद इसकी भी ये वजह हो सकती थी, क्योंकि अब डॉक्टर असल में थोड़ा सा हिस्ट्री भी पूछना थोड़ा उस लिहाज से शुरू हो गई, क्योंकि अवेयरनेस की वजह हम सेमिनार बाकी भी कराते रहते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन फिर भी ज़रूरत काफ़ी उस लिहाज से ज़्यादा है। अब मैं खुद पेशेंट हूँ, शुरू में जैसे फैक्टर्स भी बहुत कम उसमें मिलते थे, प्लाज्मा पे हम रहते थे, तो साइकोलॉजिकल भी पेशेंट पे अफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हम 1 वीक 2 वीक्स 3 वीक्स हम दिखने में तो ठीक लगते हैं, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में रहना चाहिए, लेकिन ये कभी कभी हम व्हील चेयर पे, अब मेरी अपनी ये है कि मैं तकरीबन 2 साल व्हील चेयर पे रहा। अच्छा, मेंटली तौर पे मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैंने अब व्हील चेयर या स्टिक्स पे ही चलना है, लेकिन मैं बाकी पेशेंट्स को ज़्यादा जो अभी एडल्ट्स हैं उनको पैगाम ये देना चाह रहा हूँ, एक तरफ तो इलाज तो ये ज़रूर है, फैक्टर्स हो गए जैसे मैडम ने बताया, जैसे जिसको हम रिप्लेसमेंट थेरापी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको फिजियोथेरापी भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% आप फैक्टर्स पे रह सकते हैं। अब एक ब्लीड है, अंदर वो स्टॉप हो गई है, लेकिन जॉइंट वहाँ पे मूवमेंट छोड़ दिया, तो पेशेंट की विलिंग पे है। अब मेरा पैगाम तो न्यू पेशेंट्स या उनके वालिदैन को, ये उन पेशेंट्स को भी है जो अपने माइंड के तौर पे ये सोच चुके हैं कि हम व्हील चेयर ही अब रहेंगे। मैं 2 साल तक व्हील चेयर पे रहा, इसी दौरान मेरी शादी भी होगी, तो उसमें मेंटली तौर पर भी और मुझ पर बर्डन आइज भी बहुत हुआ, क्योंकि आपको पता है हमारी सोसाइटी में ये है कि हमारे वालिदैन बहन भाई बहुत सपोर्ट करते हैं। अब बाहर के सोसाइटीज़ में तो वो इस तरह नहीं है, लेकिन हमारे में है काफ़ी, तो फिर भी वो मोरल सपोर्ट एक मिलती है, लेकिन करना एक पेशेंट नहीं होता है। अब जोर्स अब आपके ख़राब हैं, तो उनके चलने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपके अपने विल होने चाहिए, क्योंकि हमारे जोड़ ऐसे हैं कि हम एक दिन अगर लेट्स सपोज आज मैंने एक्सरसाइज की तो ब्लीड होगी, इंटरनली होती है, तो पेशेंट दोबारा ज़ीरो पे आ जाता है। वो मेंटली तौर पे ओवरऑल सब पेशेंट्स को, अब जो आप बात करें, मैं सीरियसली मैं सोच रहा हूँ कि आपने अब कैसे कूप अप किया, स्पेशली व्हेन यू वर ऑन अ व्हीलचेयर, आपकी शादी उस टाइम पे यस, Isn't it very tough? बहुत टफ था, बहुत टफ ये इस सोसाइटी में, और मिडिल क्लास पे तो थोड़ा ज़्यादा बर्डन पड़ता है क्योंकि आपको फ्यूचर का सोचना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हो रही होती है यस, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब भी कर रहा हूँ, अब अपनी सोसाइटी हमारी मुफलिया सोसाइटी, जिसमें जॉब करने का मेरा ड्रीम भी था, और दूसरा ये भी सबसे अच्छा लगता है कि पेशेंट को गाइडेंस, एक तो मैडम एज अ डॉक्टर भी दे रही होती हैं, ट्रीटमेंट दे रही होती हैं, एक पेशेंट का दुख जो मैंने वो झेला होता है वो मैं पेशेंट की आंखों में देखता हूँ, तो मुझे मोटिवेटिंग जी दिल करता है कि काफ़ी उनके लिहाज से। और देखिए ऐसे में आपके इर्द गिर्द के लोगों का कितनी इसमें सपोर्ट होती है, आई एम श्योर आपकी पार्टनर की, आपकी वाइफ की बहुत इसके अंदर सपोर्ट होगी। बहुत ज़्यादा। ताहिर तो एग्जाम्पल है मेरा ख्याल है, और ये जो मैसेज है फिजियोथेरेपी का ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मरीज़ ज़्यादातर इस पे ही अपने आप को कर, ठीक है जी फैक्टर जिसकी कमी है वो लग गया, ब्लीडिंग उस वक्त रुक गई, लेकिन वो अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, स्ट्रेंथ पे ट्रेनिंग का काम नहीं करते। हाँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत और हर किसी को रिक्वायर्ड होती है जो हीमोफीलिया का होगा पेशेंट? नहीं, जिनको ब्लीडिंग होती है, अब लड़कों जैसे हीमोफीलिया उनमें जॉइंट्स में ब्लीडिंग होती है, और जॉइंट उसकी वजह से स्टिफ हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, और जॉइंट जब अगर मूव नहीं करता तो साथ वाले मसल्स भी वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में व्हील चेयर बाउंड भी हो सकते हैं। तो अगर वो अपने आप को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो मसल्स को और मसल्स फिर सपोर्ट करते हैं जॉइंट्स को, और उससे फिर वो ब्लीडिंग रुकने में भी बहुत फायदा होता है। हमने अपने सामने देखे, ताहिर को देखा इसने तो बहुत अपने आप को ठीक किया, और अब ये इसी तरह और मरीजों को भी दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसा है कि हमारे ना मरीजों को इतनी मोटिवेशन, और मरीज कई तो छोटे होते हैं, उनके वालिदैन को, अब डिपार्टमेंट है फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा, पिम्स में डिपार्टमेंट है जहाँ पे ट्रेंड भी हैं, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हीमोफीलिया के लिहाज से हुई है, लेकिन उनके पास जाते नहीं वो आए। सब आई थिंक अभी तक वो एक मामला है ना कि हमारे यहाँ वो सोच है कि बीमारी हो, नहीं हाथ नहीं लगाना, नहीं मसाज नहीं करवाना, नहीं फिजियोथेरेपी नहीं करवानी, बिल्कुल, तो वो एक जो सेट ऑफ माइंड द फेयर, वो बायोप्सी नहीं करवानी, आज तक जो है वो अभी तक है ये, एग्जैक्टली, और अल्लाह ना करे वो बीमारी वो कब कैंसर में कब तक बदली होती है पता भी नहीं होता। बिल्कुल सही बात, नहीं ये बहुत जरूरी है अवेयरनेस, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि लोगों को पता, ज़्यादातर चीज़ें ये होती है हमें पता नहीं होता। आपने भी शायद हीमोफीलिया के बारे में या ख़वातीन में खून बहने नहीं सुना होगा, तो आपको नहीं पता, तो ये आपकी भी अवेयरनेस होगी। हम तो इतने टॉपिक्स होते हैं, हम हर दिन हम एजुकेट हो रहे होते हैं, चले हमारे पास तो ये
एक Opportunity हमारे एक लिए तरह से। अपॉर्चुनिटी है, एक ऑनर की बात है कि हम समझ रहे होते हैं वी रियली वांट के लोग जो देख रहे हैं हमें इस वक्त, ये आप लोगों के लिए भी है कि आप लोग भी एजुकेट हों, आप अपने इर्द गिर्द लोगों को समझाएं जो इस वक्त देख रहे हैं। और ये लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा जब हमको तो कहा हमारी सोसाइटी 1999 से वजूद में आई थी, उस वक्त से हम कई प्रोग्राम्स करें और कई बच्चे हमारे पास जो डायग्नोसिस के लिए आए हैं वो उन टीवी प्रोग्राम्स को ही देख के आए। बल्कि एक हमारी बच्ची है फौजिया जो अब माशाल्लाह जिसको काफ़ी सीवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, वॉन विली ब्रेंट डिजीज उसका नाम है, तो वो उसने ये देखा, वो आ गई हमारे पास, उसका इलाज हुआ और इलाज होने की वजह से ये हुआ कि उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, उसने मास्टर्स किया, अब वो एजुकेशनल अपनी एकेडमी रन कर back to life, manage कर लिया। एग्जैक्टली। और पहले ये था ये बेचारी बच्चियां को खून बहने की वजह से, माहवारी ज़्यादा आने की वजह से ये जॉब नहीं कर सकती थी, कहीं जॉब करती थी तो अगर छुट्टियां कर लें तो वो उनको हटा दिया जाता था। तो आप देखें कि इलाज करने की सही पहले तशखीस हो गया। डायग्नोसिस हम कहते हैं, डायग्नोसिस द फर्स्ट स्टेप टू केयर। यानी कि अगर आप समझें कि अगर तशखीस नहीं है तो आप इलाज किस चीज़ का करेंगे। सही बात है। और उसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है। लेकिन उसी तरफ देखिए तशखीस हो गई और उनका इलाज हुआ और उसकी वजह से वो उनकी लाइफ के जो भी गोल्स थे उनको वो अचीव कर सके। अभी लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं, टीचर्स बन रही हैं, दूसरे प्रोफेशंस में जा रही हैं। तो इतना ज़रूरी है, आगाही की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर साहब इलाज महंगा है क्या? इलाज, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं इस पे भी आना चाहती थी। इलाज जो है, ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये जब उनको ब्लीडिंग के वक्त ज़रूरत होती है, ये बहुत महंगे हैं। और अब जब हम तशखीस की अवेयरनेस की बात करते हैं, हम अवेयर तो कर देंगे, उसके लिए उनको पता चल जाएगा, वो किसी डॉक्टर के पास तशखीस के लिए भी चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि उनके लिए तशखीस के जो टेस्ट हैं वो पहले तो वो पहली वाली स्टेज पे ही रुक जाते हैं क्योंकि वो टेस्ट इतने महंगे हैं। और टेस्ट के बाद जब एग्जैक्टली डायग्नोसिस हो भी गया तो उस वक्त उनको फिर इलाज की जब ज़रूरत होती है वो इतना ज़्यादा महंगा है। तो इस लिहाज से ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं जैसे पिम्स वगैरह हैं और दूसरे गवर्नमेंट के अस्पताल पिंडी में भी जैसे, इनमें सहूलियात होनी चाहिए ताकि उनका डायग्नोसिस हो सके और उनका फिर इलाज भी होनी चाहिए, बहुत उनका फैक्टर से इलाज होना चाहिए। क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी एकदम चेंज हो जाएगी ना इलाज वाले मरीज की और जिसका इलाज हो गया है। और डॉक्टर साहब भाई जो हेमोफिलिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी है जो आप लेकर चल रहे हैं, मैं जरूर चाहूँगा इसके बारे में भी बताएं कि 1999 में आपने स्टार्ट की। सो कोई कैसे रीच आउट कर सकता है और आप लोग कैसे सपोर्ट करते हैं पेशेंट्स को फिर? अब ये है कि हम एफिलिएटेड हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के साथ, जो कनाडा में है एक आलमी अदारा हीमोफीलिया का, और वो मुख्तलिफ ममालिक में ख़ासकर लो इनकम या लो मिडल इनकम कंट्री जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनको डोनेट करते हैं फैक्टर्स। तो एक तो वो होता है कि वो डोनेटेड फैक्टर्स जो सोसाइटी में आ जाते हैं। हमारी सोसाइटी जैसे आप मैंने पहले जिक्र किया 1999 में ये उससे पहले हमने शुरू किया हुआ था, लेकिन एक्चुअली जो रजिस्टर वगैरह कराई वो 1999 में थी। उसमें ये है कि इन मरीज़ों को हम आगाही की जैसे प्रोग्राम करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे और लोग हमारे पास फिर आते हैं। तो अब आजकल हमारे पास तकरीबन 1500 मरीज़ हैं, लड़के लड़कियां आदमी औरतें सारे में मिला के। तो उनकी सारी जो कंसल्टेशंस, उनको सारी आगाही देना, उनके लिए एजुकेशनल बुकलेट्स, उनके इलाज के लिए उनको फैक्टर्स लगाना। तो हमारा साथ ही सोसाइटी के साथ हमारा हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर है, जिसके अंदर जब ये मरीज़ आते हैं अपने ब्लीडिंग के साथ तो फिर उनका इलाज भी होता है। कहाँ पे सेंटर? ये रावलपिंडी में है, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट थैलेसीमिया हाउस है, उसके अंदर ये। और आप मुफ्त इलाज करते हैं, मुफ्त फैक्टर्स लगाते हैं? फैक्टर्स का मैं अभी ये बताने लगी थी, हमारे पास जो डोनेटेड फैक्टर्स जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया भेजता है वो सारे मतलब उनको मरीज़ों को देखना, उनको मशवरा, उनका इलाज ये मुफ्त होता है। उसके अलावा हम फ़ंड काफ़ी ज़्यादा रेज़ करते हैं और हमारे पास हमने तकरीबन 200 बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए लोग हमें डोनेट करते हैं और हम उनको फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब हमारी ख्वाहिश तो ये है कि हम हर एक को कर सकें, लेकिन इतना ज़्यादा इलाज है कि हर एक के लिए करना नामुमकिन है। और ये सस्टेनेबिलिटी इस इलाज की और डायग्नोसिस की तभी हो सकती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है फैक्टर्स की भी, अगर आप एस्टिमेटेड कॉस्ट बताएं, टेस्ट की भी अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट? देखिए टेस्ट भी
अराउंड 10,000 का जो इसके Okay. स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, और कई ठीक दफा वो रिपीट भी करने पड़ते हैं एक्यूरेट डायग्नोसिस के Confirmation, लिए। ठीक देखिए तो 10-20 हज़ार तो निकालना टेस्ट बड़ा के ऊपर मुश्किल है लग एक जाए। महीने में। उसके अलावा एक फैक्टर जो है वो 20-30,000 का होता है। Okay. और ज़रूरी नहीं होता कि वो वेट के हिसाब से चूंकि लगता है। एक छोटे बच्चे को तो 1 लग जाएगा, बड़े को 2-3 लग जाएंगे, उससे बड़े को 4-5 की Okay. जरूरत और कितने होगी। required हैं ये और भी इतने नहीं और पता। वो डिपेंड करता है, जैसे हमारे मरीज ऑपरेशन हुआ, सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में दाखिल हैं, तो उनको तो 10-15-20 दिन देने पड़ते हैं। तो आप ये देख लें कि इलाज की कीमत कहाँ तक जा बिल्कुल ऐसा ही पहुँचेगी। है। तो जब तक हुकूमत इसमें शामिल हमारे साथ नहीं होगी, साथ नहीं देगी, इन मरीजों की ज़िंदगी नहीं, वी रियली होप कि ऑब्वियसली काम तो हर लेवल पे कहीं ना कहीं हो ही रहा होगा, जिसको हम भी चाहेंगे कि नेक्स्ट उसमें हम ज़रा हाईलाइट भी करें कि किस तरह से काम हो रहा है। बट देन अगेन काम ज़्यादा होना चाहिए, इस पे हम बात करें, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, काम ज़्यादा होना चाहिए। और यही अवेयरनेस और इन चीज़ों को हाईलाइट करने का मकसद ये होता है कि हम बेहतरी की तरफ किस तरह से जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे थैलेसीमिया से मुतालिक हम ये बात करते हैं ना कि उनको वक्तन फ़वक्तन ब्लड लगता है, इसीलिए हम ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद भी कर रहे होते हैं। सो क्या हीमोफीलिया में जो फैक्टर्स लग रहे होते हैं, क्या उसके लिए भी इसी तरह से कैंप्स होते हैं, लोगों से ब्लड से निकाला जाता है, किस तरह से हाँ, होता है? फैक्टर्स जो हैं ये बनते ही ब्लड से, बहुत सारा प्लाज्मा जो होता है। ठीक है। एक तो ब्लड में रेड सेल्स होते हैं, वो थैलेसीमिया के लिए उनको वो चाहिए होते हैं। जो बाकी सफ़ेद खून जिसको हम कहते हैं, प्लाज्मा जो होता है, बहुत सारे प्लाज्मा को जमा करके कॉन्सेंट्रेट करके फैक्टर्स मुख्तलिफ बनाए जाते हैं। एक तो वो तरीका है, और सही इलाज जो है वो फैक्टर से ही होता है। लेकिन अगर फैक्टर्स खुदा न खास्ता नहीं मौजूद और किसी को ब्लीडिंग हो रही है, तो वही प्लाज्मा, उस प्लाज्मा में सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वो भी लगाया जा सकता है। लेकिन जैसे मैं पहले कह रही थी, वो उतना दुरुस्त इलाज नहीं है, यानी कि वो हल्की किस्म का इलाज है, और वो उसके अंदर से कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी हैं। बस ये है कि अगर वो सही तरह उसकी सफाई नहीं की जाए, तो हेपेटाइटिस सी जो है वो भी हमारे मरीजों को हो जाता है। तो इस तरह मुख्तलिफ जगह जहाँ प्रॉपरली स्क्रीन ब्लड नहीं इस्तेमाल किया जाता, या प्लाज्मा मरीजों को और नई बीमारी हो सकती है, और दूसरी बीमारियां भी हो जाती हैं। इसीलिए हम बहुत इसके ऊपर कहते हैं, एम्फसाइज करते हैं कि फैक्टर्स ही मुहैया किए जाए ताकि मरीजों को ये लगे। डॉक्टर साहब, क्या इसका बचाव, हम उसकी तरफ भी कोई काम करें? चूँकि फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली हम कज़न मैरिज की बात तो करें, बट यू नेवर नो। देखें, जब किसी की शादी हो रही है तो हो सकता है किसी में वो ऑलरेडी हो। सो क्या इसमें ऐसा होता है कि अगर दोनों में वो जीन है या म्यूटेशन है, वट एवर इज़ द राइट टर्म टू यूज़ दैट, तो फिर ही बच्चे में आएगा? क्या ऐसा कोई टेस्ट मुमकिन होता है शादी से पहले कि जिसमें हम ये चेक कर सकें कि आया आने वाले बच्चों में होगा या नहीं होगा? जी, अब ये जो बीमारियां ये इतनी ज़्यादा आम नहीं है, ठीक है, और ये फैमिलीज़ में, चूंकि फैमिली इनहेरिटेड है, ये फैमिलीज़ में कॉन्सेंट्रेट होती है। तो इस तरह फैमिली में जो कैरियर्स होते हैं जिनमें एक जीन होता है, वो काफ़ी सारे मौजूद होते हैं। ठीक है। तो बाहर के ममालिक में तो ये होता है कि वो टेस्टिंग की सहूलियात मौजूद हैं, वो हर फैमिली के मेंबर को टेस्ट करके देख सकते हैं कि इसके अंदर इसका जीन है कि नहीं है, और फिर एडवाइस कर सकते हैं मैरिजेस के लिहाज से। लेकिन पाकिस्तान में ये टेस्ट मौजूद तो है, लेकिन इंतहाई महंगे हैं। मसलन एक अगर बच्चे का जेनेटिक डायग्नोसिस कराना हो तो 1.5 लाख के करीब जो है वो उस पर खर्च हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो टेस्ट नहीं करा सकते उनको हम ये एडवाइस जनरल करते हैं कि आप अपनी फैमिली में शादी ना करें, क्योंकि आउटसाइड द फैमिली हीमोफीलिया या ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिहाज से आउटसाइड द फैमिली चांसेस बहुत कम है कि किसी को होगा। ये बल्कि थैलेसीमिया से बहुत मुख्तलिफ है। थैलेसीमिया में तो रिसेसिव जीन भी होता है? नहीं, ये भी, इसमें भी रिसेसिव जीन ही होता है। थैलेसीमिया में ये है कि थैलेसीमिया का कैरियर रेट जो है हमारे जनरल पब्लिक में भी बहुत ज्यादा है, 5-6% के करीब होता है। इसलिए आप फैमिली से बाहर भी करेंगे तो फिर भी चांसेस है कि आप हो सकता है किसी कैरियर से ही शादी हो जाए। लेकिन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में उस तरह नहीं है, क्योंकि फैमिली के बाद बहुत कम बाहर होता है ये। इसलिए अगर आप बाहर से होंगी, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोग बच्चों की भी या बच्चियों की हमारी फैमिली से बाहर शादी हुई, किसी के अंदर आगे से वो बीमारी नहीं आई है। जितने केसेस इस वक्त पाकिस्तान में वो जाहिर है सारे के सारे कजन मैरिजेस या फैमिली के अंदर मेजॉरिटी। कई दफ़ा ये होता है कि ये जो म्यूटेशन जैसे आप कह रहे थे, ये उस एक मसलन उस पेशेंट के वालिद या वालदा में हो जाएगी, तो फिर
होगा चांस ठीक कि बच्चे को भी हो सकता है, लेकिन जनरली यही होता है कि जब कैरियर्स की शादी जो फैमिली में होती है तो उसकी वजह से होता है। उसकी वजह से। ताहिर, कोई मैसेज? हाँ एग्जैक्टली, स्पेशली उन तमाम लोगों को जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे ताकि वो हिम्मत ना हारें? सबसे पहले मैसेज तो उनके लिए यही है कि अपनी एजुकेशन पे पूरा फोकस करें, क्योंकि हमारे जो पेशेंट्स हैं, हम नॉर्मली तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम वास्ते नॉर्मली हैं, माइंड हमारा जैसे नॉर्मल इंसानों उसी तरह है, लेकिन हम मजदूरी या इस तरह कोई सख्त काम कर नहीं सकते। तो एजुकेशन होगी, वही उनका बचाव है। और न्यू पेरेंट्स के लिए ये है कि बजाय अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करना, बहुत बांध के रखना कि तुम ज़रा से हिलोगे, उसको कॉन्फिडेंस दें सोसाइटी में निकलने का। पेशेंट्स हैं कुछ, हम इवन के अभी भी सोसाइटी में जब हमारे पास आते हैं तो स्टिक्स यूज़ नहीं करते, शर्माते हैं, व्हील चेयर यूज़ नहीं करते हैं। हालांकि अगर उस इनिशियल स्टेज पे थोड़ी सी ब्लीड हो, वो कर लें तो वो उनका काफ़ी हद तक जो हफ्तों में जाएगा वो दिनों में आ जाता है। तो उनके लिए यही पैगाम है कि अपना कॉन्फिडेंस रखें एजुकेशन की तरफ, और फिजियोथेरापी मस्ट है। 50% आपका काम, आपका जो ट्रीटमेंट है वो सोसाइटी दे रही है, और 50% आपका माइंड और आपने खुद अपने फिजियोथेरापी के लिहाज से चलना है ताकि आप एक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकें। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आप साथ मौजूद थी। डॉक्टर ताहिरा ज़रानी में ज्वाइन किया हुआ था एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हीमोफिलिया। मैं एक बार रिपीट कर दूं, हीमोफिलिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी, अगर आप इन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं तो 0518432751 एंड 7512 दीज आर द नंबर्स टू डायल। आप कांटेक्ट कीजिए दोनों सूरतों में, एक आप सपोर्ट करें जो कि बहुत ज़रूरी है, प्लस इफ़ यू नीड दैट सपोर्ट तो फिर भी आप इनसे रब्ता करें। और ज़ाहिर लिमिटेशंस होती हैं, जिसके लिए मैंने कहा कि आप ज़रूर सपोर्ट भी करें ताकि ये फैक्टर्स की अरेंजमेंट और जो जितना भी सेमिनार्स हो रहे होते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स या अदरवाइज भी जिस तरह से वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, वो ज़्यादा काम कर सकें सहूलत के साथ, आसानी के साथ। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स सो ग्रेट टू हैव यू। नाज़रीन, थैंक यू। इस शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोबारा मुलाकात आपसे करेंगे मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त।